अच्छा जी, थोड़ा बहुत तो आइडिया है आप लोगों को पेपर के बारे में। F5 का पेपर जो है वो बेसिकली एडवांस पेपर है, किसका, F2 का। सही। अगर हम देखें तो तकरीबन 50% कोर्स जो है वो बेसिकली F5 के अंदर ऐसा है जो कि रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं से F2 से। तो अगर आपकी F2 के ऊपर ज़्यादा बेहतर ग्रिप थी, यानी अगर आपका F2 तकरीबन कोई 60 to 70% के ऊपर पास हुआ है, तो F5 के अंदर ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। लेकिन अगर मेरा F2 जो है वो बिल्कुल एच के ऊपर क्लियर हुआ है, यानी कि मैंने 52 54 के ऊपर F2 का पेपर क्लियर किया, मतलब उस उतनी बेहतर कमांड अगर मेरी वहाँ पे नहीं थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको होगी। क्योंकि यार देखो, इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो F2 से रिलेट कर रहा है, तो लाजमी तौर पे वो जो पुरानी वाली चीजें है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके हिट करेंगे। तो कौन कौन से पुराने चैप्टर्स होंगे, कौन से नए चैप्टर्स हैं, उसको देख लेते हैं। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कि हमारे पास जो है वो बेसिकली पेपर का पैटर्न क्या है। तुम्हारे पास जो पेपर का पैटर्न है F5 से लेकर F9 तक, उसमें एक पेपर ऐसा है जिसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है F8 का पेपर। सही। बाकी जो चार पेपर जो हो गए, जैसे पीएम हो गया, सही, उसके अलावा टीएक्स हो गया, उसके अलावा आपके पास जो है वो एफएम का पेपर हो गया, और उसके अलावा एफआर का पेपर, इनका जो बेसिकली पेपर का पैटर्न है वो बेसिकली सेम है। और इनमें से कुछ पेपर्स आप लोगों ने दिए हुए भी हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि पेपर जो है वो बेसिकली तीन अलग अलग सेक्शंस के ऊपर जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसी तरह सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो है वो बेसिकली 15 MCQs, और उसके बाद फिर 3 केस, OTQs, और उसके अलावा CRQs। वही वाला सिनेरियो आगे सारा लिखा हुआ, एक एक करके देखिए। अच्छा, दो तीन बातें मैं आप लोगों के सामने पहले कर दूं, ताकि ये वाली चीज जो है वो अपनी जगह पे क्लियर हो जाए। तुम लोगों ने मेरे ख्याल से ये वाली बात सुनी भी होगी कि F5 का पेपर काफी ज्यादा टेक्निकल होता है, सुना है? बिल्कुल ऐसा ही। ये भी सुना होगा कि F5 और F8 बेसिकली स्किल्स लेवल के सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर है। और ये भी सुना होगा कि F4 का पेपर सबसे आसान पेपर होता है। बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये बात बाकी में मानने वाली है कि F5 का जो पासिंग रेट है वो बेसिकली बाकी पेपर्स के मुकाबले में कम है? ये बात भी मानने वाली है, वाकई में उसका जो रिजल्ट आता है वो बाकी पेपर्स के मुकाबले में कम आता है। लेकिन यार अगर मैं उसको वैसे देखूँ ना, तो मुझे उतना कम नजर नहीं आता जितनी हाइप क्रिएट हुई थी। उसका एक खास किस्म का रीजन है, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात करता हूँ, आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लें। यार 10 स्टूडेंट पेपर देते हैं बेसिकली F7 का। पिछली अटेम्प्ट के अंदर एवरेज दी F7 का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 54% है। सही है। किसी वक्त पे 55 होता है, 60 से ऊपर नहीं जाता, वो नजर नहीं आता। कोई एक आध अटेम्प्ट अगर तुम उठा लोगे, अभी मेरे पास रेट्स खोले हुए नहीं है, लेकिन अगर कोई एक आध अटेम्प्ट उठा लो ना तुम, तो कहीं ना कहीं 60 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, वरना 60 तक कभी गया नहीं है। सही। वो हमेशा 50 और 55 के दरमियान में, या 57 के करीब करीब रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं बेसिकली, तो तकरीबन साढ़े पांच स्टूडेंट पास हो। साढ़े पांच का मतलब ये हुआ तकरीबन 5 के अंदर। अब यार, अगर मैं F5 को डिफिकल्ट कंसिडर करता ना, तो मेरी नजर में पता है वो डिफिकल्टी क्या होती है। F7 के अंदर अगर 10 में से 5 बच्चे पास हो रहे हैं, तो मेरी नजर में वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा उस वक्त पे होता जब F5 के अंदर 10 में से 2 बच्चे पास हो रहे हो, है ना? यही तो डिफिकल्टी होती है ना यार। ये डिफिकल्टी थोड़ी होती है कि एक पेपर में 5 बच्चे पास हो रहे हैं, दूसरे वाले में 4 पास हो जाए, तो आप कहेंगे यार इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई। नहीं कह सकते ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि F7 के पेपर के अंदर अगर 5 बच्चे पास हो रहे हैं, तो F5 के पेपर के अंदर 2 बच्चे पास होने चाहिए। इसका मतलब है ये वाकई में डिफिकल्टी। ऐसा नहीं। अगर हम एवरेज भी लगाए ना, तो एवरेज भी F7 का जो पासिंग रेट है, पास रेट जो आते हैं वो बेसिकली आते हैं तकरीबन 50 to 55 के दरमियान में। तो फिर F5 के कितने आते हैं, आप में से किसी को आइडिया? 40 to 45 के दरमियान। बहुत कम ऐसा हुआ है 37 38% आया, वरना 42 45 के दरमियान में रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 स्टूडेंट F5 का पेपर दे रहे हैं तो 5 रुक रहे हैं, 5 पास हो रहे हैं। और अगर F7 का पेपर दे रहे हैं तो 5 पास हो रहे हैं और 5 रुक रहे हैं। और अगर F5 का पेपर दे रहे हैं तो 4 पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तुम्हारे ख्याल से? नहीं। यहाँ पे तो बातें बड़ी अच्छी लग रही होती है कि सर इतना बड़ा खावा खाएगा हाई क्रिएट। अच्छा, F8 के साथ भी ऐसा ही है। सही। लेकिन एक यहाँ पे ना पॉइंट है जो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ये बात याद रखना, वो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की, वो जरा गौर से सुनो। नॉर्मली स्टूडेंट पहला पेपर कौन सा देते हैं? F4 का। उसके बाद कौन सा देते हैं? F7 का। ऐसा है? अच्छा। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट F7 का पेपर देते हैं जो आगे नहीं बढ़ते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो आगे नहीं बढ़ते, वो उनका F7 का पेपर ही वो फाइनल होता है। भाई आपका F1 का पेपर पास हुआ तकरीबन कोई
56 के ऊपर, FA2 आपने पास किया 58 के ऊपर, सही है जी। F3 का पेपर पास किया आपने F2 के ऊपर, अब 52 के ऊपर, उसके बाद आप आ गए F7 में। तुम्हारी नजर में अगर कोई स्टूडेंट F3 का पेपर पास कर रहा है 52 के ऊपर, तो उसके F7 के निकलने के चांसेस है लेकिन बहुत कम है। मैंने ऐसे स्टूडेंट को दो दो दफा F7 को रिपीट करते हुए देखा, लेकिन जिनका रिजल्ट मोर देन 67% होता है F3 के अंदर, मैंने देखा फर्स्ट टाइम पे वो F7 पास कर ले। इसका मतलब है आपके FD के रिजल्ट आगे जाके कहीं ना कहीं काउंट जरूर हो रहे होते हैं, सही। उसका रीजन ये नहीं है कि एग्जामिनर को पता होता है आपका रिजल्ट क्या था, बल्कि उसका रीजन ये है कि आपकी टेक्निकल कमांड उस पेपर के ऊपर ज्यादा थी। F7 बेसिकली F3 का एडवांस पेपर है, आपकी टेक्निकल कमांड अगर F3 के ऊपर अच्छी है तो F7 के अंदर आप अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक बात मानने वाली है, F7 के बाद नॉर्मली स्टूडेंट कौन सा पेपर देते हैं? F6 का। और F6 के बाद कहाँ पे आते हैं? F5 पे। अब मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो थोड़ा सा रिफाइन होके आ रहा है, क्या ख्याल? और उनमें से 10 में से 5 बच्चे पास नहीं हो रहे बल्कि 4 पास हो रहे हैं, तो ये ट्विस्ट है कि वाकई में जो बच्चा है वो रिफाइन है, वो रिफाइन होने के बाद जो है वो थोड़ा सा पास रेट फिर भी नीचे आ रहे हैं, तो ये खतरनाक किस्म की बात है। यानी अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो प्रोफेशनल पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिफाइंड होकर आगे जाते हैं। अगर उसमें भी किसी स्पेसिफिक पेपर का रिजल्ट 40% आ रहा है, तो इसका मतलब है पीछे बच्चा पास करके आ रहा है, सारे के सारे पेपर जो आगे जाके रिजल्ट अगर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत ज्यादा हाई, यानी मेरा अल्टीमेट कहने का मतलब ये है, अगर तुमने ये हाइप सुनी है कि यार 5 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालना बहुत मुश्किल है भाई, मेरे पास में से कुछ ऐसे बैचेस भी है जिसके अंदर 100% स्टूडेंट पास हुए और बैच का साइज भी तकरीबन 17 से 18 स्टूडेंट्स का था। ये पिछली अटेम्प्ट की बात नहीं है, उससे पिछली अटेम्प्ट की बात है। पिछली अटेम्प्ट में वो तकरीबन 70% पे रहा, उससे पहले 60% पे गया, 60 से नीचे नहीं आया है। और वो बैच का साइज भी बहुत छोटा नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि वो तकरीबन 6 से 8 स्टूडेंट्स होते थे, वो तकरीबन 15 से 17 स्टूडेंट्स का बैच था जिसके अंदर 100% रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। तुम्हारा पेपर रुकना कब बनता है? जब तुम आखिर के 15 दिन तक मुझसे ये पूछते हो कि सर मेरे पास 2 चैप्टर रह गए, आप ये बता दें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ताकि मैं उसके ऊपर फोकस कर लूं। बस इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चीजों को टाइमली लेके चलो, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो, तो चीजें बेहतर हो जाए, सही। अब तुमने कौन कौन सी चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस करना है, चीजों को कैसे आगे की तरफ लेके चलना है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। आजकल एक न्यूज मार्केट में काफी हिल है, शायद तुमने सुना हो, खासतौर पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि यार ACCA के 2 अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर जो कैपलान और BPP है, वो अब अप्रूव कंटेंट प्रोवाइडर नहीं रहे, सही है। उनका एग्रीमेंट बेसिकली ACCA के साथ खत्म हो गया। तो हमारे पास आजकल, क्योंकि अभी मैंने इवनिंग के अंदर क्लास ली थी ना, तो वहां पे भी ये वाला क्वेश्चन आया था, तो सर अब हम क्या यूज करेंगे, सही है। नहीं, अब भी हम BPP भी यूज करेंगे, कैपलान भी यूज करेंगे, साथ में स्टडी हब भी यूज करेंगे। उसका रीजन है, उसका रीजन इंशाल्लाह फिर मैं जब कोर्स की आउटलाइन बता दूं तो उसके बाद उसका रीजन डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, पेपर आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का है, सही है। और दूसरी एक बात, जो एडवांस पेपर है वो बेसिकली F2 से रिलेट कर रहा है। अच्छा, ये बात याद रखना, इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शनल पेपर है APM का, उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके पास कोई और पेपर नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जो F9 का पेपर है वो भी इतना ज्यादा मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करता। तुम्हारी बहुत सारी पुरानी चीजें जो इस पेपर में आगे जाके रिकॉल होंगी। मैं नॉर्मली जब ये क्लेम करता हूँ ना कि वो पास रेट ज्यादा है, तो मुझे कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जिनकी वजह से शायद मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट का पास रेट थोड़ा सा ऊपर है। वो चीजें क्या है? हम लोग जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो उस चैप्टर को F5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उस एरिया को F2 के साथ लिंक करते हुए F5 की तरफ लेके जाएंगे, तो पहला एज हमें ये मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने असाइनमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है यार। जब मैं तुम्हें कहूंगा कि यार तुमने इसके कैप्लान के क्वेश्चन, या मैं जो हैंड आउट आप लोगों को दे रहा हूँ वो कंप्लीट करके आना है, मतलब वो कंप्लीट करके आना है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार BPP किट के क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाले हुए, तुमने कंप्लीट करने हैं, तो वो उन्हीं दिनों में कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों की क्लास के दरमियान में हमेशा एक एक दिन का गैप रखा हुआ। पहली क्लास होगी आपकी सैटरडे को, दूसरी होगी मंडे को, तीसरी होगी वेंसडे थर्सडे को, उसके बाद दोबारा सैटरडे को। एक दिन तुम सुकून से बैठ के अपने असाइनमेंट्स निपटाओ और एक दिन तुम क्लास में, तो इंशाल्लाह इजीली जो है वो चीजें कवर अप हो जाएंगी। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, पेपर कौन सा है आपके पास? परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। ट्यूटर प्रोफाइल आप बाद में देख लीजिएगा, उसका भी फिलहाल इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। पेपर का लिंकेज आप लोगों को याद होगा, पहला पेपर जो आपके पास था वो बेसिकली किससे रिलेट कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ऐसे ही।
पहला पेपर जो आपके पास रिलेट कर रहा है वो किससे रिलेट कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। सैटरडे, नहीं, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। अच्छा जी, पहला पेपर आपके पास था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दूसरा आपके पास आएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तीसरा पेपर जो आगे जाके रिलेट करता है वो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेट करता है। नॉर्मली स्टूडेंट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर की तरफ मूव करते ही नहीं, नॉर्मली स्टूडेंट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ मूव करते नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, वो ये कि तुम्हारी जितनी भी क्लासेस रखी हो मैंने सेकंड हाफ के अंदर रखी है। नॉर्मली स्टूडेंट के लिए सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं तुम लोगों को एक बात रिकमेंड करूंगा, ऑनलाइन और फिजिकल आपके पास दो ऑप्शन है। रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन, रिकॉर्डेड की तरफ तो जाना ही नहीं, कोशिश करना कि फिजिकल क्लास, ऑनलाइन की तरफ ना जाओ। फिजिकल क्लास में थोड़ी सी इंफेक्शन ज्यादा होती है, तो मैं मेरा कंट्रोल ज्यादा बेहतर हो जाता है। मतलब मैं कहीं ना कहीं तुम लोगों को प्रेशर देके वो काम करवा लूंगा जो मैं करवाना चाहता हूँ, सही, क्योंकि यार आखिर में ना चीजें बच जाएंगी तो मसला होगा, इससे बचना है। आगे की तरफ मूव करते हैं। भाई इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले, यहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं जरा इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख। लिखा हुआ है द सिलेबस इज असेस्ड बाय द 3 आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन ए, बी एंड सी। 3 सेक्शन है तुम्हारे पास, तुम लोगों को आइडिया है। 3 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो आपके पास आएगा वो रिलेट करेगा किससे? 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन से। और वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2। और टोटल कितने मार्क्स होंगे? 30। आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है कि यार ये वाला एरिया, हाँ भाई तुम लोग बता दो, तुम लोग बता दो, ये वाला एरिया तुम लोगों ने अपने पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट किया या सबसे आखिर में? और तुम लोगों ने अभी भी सबसे पहले करना है यार। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ से टाइम बचा के आगे की तरफ मूव करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ से टाइम को बचा के आपने आगे की तरफ मूव करना है, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता है। अब मैं इस पे बहस अभी नहीं करूंगा कि ये सेक्शन तुमने पौने घंटे में खत्म करना है, 35 मिनट में खत्म करना है, 40 मिनट में खत्म करना है, तो चीजें हम बात के लिए छोड़ दें। सही। अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन बी। इसके अंदर आएंगे बेसिकली आपके पास केस, ओटीक्यूज या केस ओटी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस आएंगे। एक स्पेसिफिक केस होगा, उससे रिलेटेड 5 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन आपने क्या करना है? बेसिकली अटेंड करना है। टोटल उसके मार्क्स होंगे 10, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 30। अच्छा, इसमें और एमटीक्यू में बड़ा फर्क है। वो जो तुम एफडी के अंदर एमटीक्यू देख के आए हो और इस केस ओटी में, केस ओटी के अंदर और एमटीक्यूज में फर्क है। उसका नाम था मल्टी टास्क क्वेश्चन। उसके अंदर होते हैं मल्टीपल टास्क। अब कितने टास्क? 1, 2, 3, 4, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे केस ओटीज के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 5। वो 6 नहीं हो सकते। वो 1.5 मार्क्स के 6 नहीं हो सकते। वो 1 मार्क्स के 10 नहीं हो सकते। वो हमेशा कितने होंगे? 5। सर अभी आगे की तरफ मूव नहीं करते, पहले जरा यहाँ पे बात कर लेते। सर ये जो पूरा एरिया होगा, इसमें थ्योरेटिकल एरिया का और न्यूमेरिकल एरिया का बेसिकली क्या कंपोजिशन है? यार ये बात याद रखना, 50% इसके अंदर थ्योरी आएगी और 50% इसके अंदर न्यूमेरिकल। इसका मतलब है न्यूमेरिकल के ऊपर अगर तुम्हारी कमांड है तो तकरीबन 50% तो मैं न्यूमेरिकल मार्क्स मिल जाएंगे और 50% थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे। तो थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। अब एक और बात सुनो, जैसे तुम्हारे पास एक केस ओटी आ गया। अच्छा तुम्हें याद है, किसी को याद है थोड़ा बहुत F2? F2 की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ MA2। सबने दिया हुआ MA2 का पेपर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस याद है? सीवीपी एनालिसिस। यार पहला क्वेश्चन उसने बना दिया, यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। पहला क्वेश्चन उसने कैलकुलेट करवा दिया आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरे क्वेश्चन में उसने कैलकुलेट करवा दिया उसी केस के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक इवन। तीसरे नंबर पे उसने कैलकुलेट करवा दिया तुमसे टारगेट प्रॉफिट। 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब वो लाजमी तौर पे 2 थ्योरी के क्वेश्चन पूछे, तो उसका कंपोजिशन यही है। सही। तुम 60-40 भी कह सकते हो, मेरी नजर में 50-50 रखो। 50-50 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब 50 सोचोगे तो थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। और अगर तुम उसको सोचते हो कितने परसेंट, 40%, फिर वही वाली बात, सर न्यूमेरिकल तो 60 आएंगे तो न्यूमेरिक्स देख लेते, थ्योरी देखने में हम लोग थोड़ा सा थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। अच्छा, अगला ही जिसके बारे में काफी ज्यादा हाइप है और वो है सेक्शन सी। सही है। इसके अंदर आपके पास आएंगे 2 CRQ। एक CRQ के मार्क्स कितने होंगे? 20। दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे? 40। अब जरा गौर करो यार, हम लोग ना सिर्फ इसके चक्कर में अपने पूरे कोर्स को खराब कर रहे हो। कैसे? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर देखें, सीआरक्यू के 40 मार्क्स है ना, मैंने सीआरक्यू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है ज्यादा से ज्यादा फोकस?
तुमने इक्वल फोकस करना सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के, क्योंकि अगर इसके 40 मार्क्स है तो 30 इसके भी है। अब जरा गौर करना यार, यार तुम्हारे पास जो एग्जामिनर का डिटेल फीडबैक आता है, तुम लोगों ने देखा अपने पुराने पेपर्स के हवाले से, अगर तुम्हारा पेपर निकला है तो तीनों के अंदर एवरेजली मार्क्स एक जैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कितना डिफरेंस आता है? जैसे तुम किसी भी एक स्पेसिफिक पेपर के बारे में बता दो, सर जिसका मुझे याद हो इतने इतने परसेंट आए, F7 का सेक्शन ए में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? 17। सही। अगर एक आध आगे पीछे भी कर दिया मुझे कोई लेना देना नहीं है बेटा। 17 के मुझे इफेक्टिव परसेंटेज बताओ। 57%। जबरदस्त। अगला बताओ सेक्शन बी। बहुत कम आए, यानी बहुत ही ज्यादा कम आए। सही। पेपर निकल गया तुम्हारा। सेक्शन सी में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 80%। तो मैं कहीं ना कहीं उसने कंपनसेट किया। यार मैंने नॉर्मली जो स्टूडेंट का फीडबैक देखा है, और अभी रिसेंटली एग्जामिनर की एक मीटिंग थी जो कि हमने 15 को या 14 को अटेंड की थी, इसके अंदर एक खास किस्म की बात हुई थी कि CRQs बेसिकली वो डिसाइडिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि असल में आपके पेपर को रोकता है या आपके पेपर को निकालता है। आपका पेपर एवरेजली निकलता है और एवरेजली ही रुकता है। जैसे सपोज करें कि आपके 17 मार्क्स आ गए पहले सेक्शन में, 17 मार्क्स आ गए दूसरे सेक्शन में, टोटल कितने हो गए? 34। मैंने देखा है नॉर्मली अगर 34 दोनों सेक्शन में बन रहा है तो तीसरे में भी आपके उतने मार्क्स बन ही जाते हैं। हमें पता है क्या लगता है? हमें लगता है यार मैं यहाँ से उठा लूंगा 20 मार्क्स, और यहाँ से किसी तरह बस 10 भी उठा लूँ तो बहुत हो जाएगा, उससे ज्यादा शायद मैं उठा ना पाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इस सेक्शन से मार्क्स अच्छे खासे गेन किए जा सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा फोकस होगा अलग से, उसको हम अलग से ही देखेंगे। अच्छा, इस स्पेसिफिक एरिया सेक्शन सी से मार्क्स उठाने का एक की पॉइंट बड़ा आसान सा, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट कर। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा रूल क्या है? दो बातें हो सकती है। मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया और मैंने कहा घर पे बैठ के इसको अटेम्प्ट करो, मुझे लगता है नॉर्मली उसके अंदर थोड़ी बहुत ना गुंजाइश निकल आती है, कभी स्टूडेंट ने किया कभी नहीं किया। तो मैं नॉर्मली क्लास के अंदर आप लोगों को टाइम दूंगा। जैसे एक स्पेसिफिक CRQ है, वेरिएंस से रिलेट कर रहा है, मैं आपको क्लास में दूंगा, मैं आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों ने मेरे सामने सॉल्व करना होगा अराउंड तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट में उसका न्यूमेरिकल एरिया, फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट में उसका थ्योरेटिकल एरिया। क्लास में अगर मैंने 3 से 4 CRQs एक स्पेसिफिक एरिया के अपने सामने सॉल्व करवा लिए ना, कम से कम मैं दिल से मुतमईन हो जाता हूँ कि यार तुमने घर पे जाके ज्यादा नहीं भी देखा तो कम से कम तुम्हारी एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कमांड बन जाए। तो उसको हम क्लास के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके ऊपर मैं ये करूंगा, जैसे सेक्शन ए और बी वाले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन तुमने मुझे करके ला दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने के लिए दे दिए। अगली क्लास के अंदर मैं तुमसे आंसर्स पूछूंगा, जो जो क्वेश्चन आंसर इसके आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो अगली क्लास में मैं एक एक करके पूछूंगा, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे होंगे उनको डिस्कस करके चले जाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, और ये कि तीनों सेक्शंस के ऊपर तुमने एक जैसा फोकस करना। अब एक और छोटी सी बात जो यहाँ पे, CRQ आते कहाँ से? अब यार मैं सिर्फ F7 से रिलेट कर रहा हूँ, इसको टैक्स वगैरह से रिलेट नहीं कर रहा। F7 में या तो CRQ आता है कहाँ से? फाइनल अकाउंट से, या कहाँ से आता है बेसिकली कंसोलिडेशन से, ऐसा ही है। या कहाँ से आता है बेसिकली रेशियो से। अब तुम लोगों को आइडिया है कि रेशियो से तो हमेशा ही आता है, तो बेटा वहां पे रेशियो से हमेशा आता है तो यहाँ पे भी रेशियो से हमेशा ही आएगा। सही है। और वो रेशियोज वाला एरिया कौन सा है? बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जरा गौर से सुनिएगा, CRQs प्राइमरी फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, या आगे जाके देखेंगे इसमें कौन कौन से एरिया है। बजटिंग, कंट्रोल, बजटिंग कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास या तो एक CRQ बनेगा कहाँ से? डिसीजन मेकिंग से, बजटिंग से, कंट्रोल से, या परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका मतलब है 4 एरिया है जहां से क्या बन सकते हैं? CRQ। बनने कितने? दो। चार में से, चार में से कितने बनने? दो। अब क्या सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है? नहीं। ये बात याद रखना, विद इन द सिलेबस हाउ अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द मोस्ट लाइकली टॉपिक फॉर अ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा चांसेस किसके में सकती? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100% चांस है एक CRQ कहां से आएगा? चलो एक तो यहां से आया, एक CRQ आ गया कहां से? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो सर इसका मतलब है हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं हाँ। बाकी दूसरा CRQ कहां से आएगा? या तो आएगा डिसीजन मेकिंग से, या आएगा बजटिंग से, या कहां से आएगा? कंट्रोल से।
भाई डिसीजन मेकिंग का मतलब वही रेलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह आगे जाके कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है। बजटिंग लर्निंग कर्व नया एरिया, बाकी कुछ पुराने एरिया है। कंट्रोल वेरिएंसेस, तो सर कहाँ से आएगा फिर, ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से आएगा। पता है उसका एक रीजन है, पहले जब एक पेपर आया करता था ना तो हम लोग आप लोगों को गेस्ट प्रोवाइड कर दिया करते थे, यार यहाँ से आएगा, पिछली अटेम्प्ट में यहाँ से आया था, 3 अटेम्प्ट में वहां से आया था, तो अब यहाँ से आ सकता। अब मामला वो वाला नहीं है। अब तुम्हें पता है डिफरेंट पेपर्स आते हैं स्टूडेंट्स के पास अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास हो सकता है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ जाए, उनके पास कंट्रोल का आ जाए। तो ये वाला सिनेरियो बिल्डअप हुआ हुआ। अच्छा सर, तो अगर मुझे ये ना पता लगे कहाँ से आने वाला है, तो मैं तीनों के ऊपर अगर फोकस करता हूँ और एक एरिया से सीआरक्यू बन गया और बाकी 2 एरिया से नहीं बना, बेटा फिर भी उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने। अब जरा गौर करो, सपोज करो, सपोज करो एक सीआरक्यू बन गया कहाँ से, पीएम से बन गया भाई, कोई मसले वाली बात यहाँ तक। अच्छा दूसरा सीआरक्यू बन गया सपोज करो कंट्रोल से, बन गया, कोई मसले वाली बात। अच्छा आप जरा गौर करना मेरी बात की, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यार। एक सीआरक्यू कहाँ से बना, पीएम से, एक कहाँ से बन गया, कंट्रोल से। तो सर फिर बजटिंग का और डिसीजन मेकिंग का क्या करूं। बेटा फिर लाजमी तौर पे एक डिसीजन मेकिंग का एमटीक्यू यहां से आएगा और दूसरा बजटिंग यहां से आएगा। सर अगर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ गया कंट्रोल की जगह पे, तो बेटा कंट्रोल ऊपर उठ के चला जाएगा। तो यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना। अगर किसी का सीआरक्यू नहीं बनता तो उसका केस ओटी क्यों बनेगा, और जिसका केस ओटी क्यों नहीं बना उसका सीआरक्यू बन जाएगा। यानी इसका मतलब है मैं कंट्रोल करके चला जाता हूँ, वेरिएंस करके चला जाता हूँ। सर अगर मुझे 20 मार्क्स नहीं भी मिले, सीआरक्यू नहीं भी आया, तो बेटा फिर तुम्हें पता है कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, 10 से ज्यादा मिलेंगे। कैसे, 10 तो मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, 10 तो मिलेंगे तुम्हें इस जगह पे, लाजमी तौर पे एक आध एमसीक्यू से रिलेट कर दिया, 1 से 2 तो 12 भी हो सकते हैं और साथ में 14 भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एरिया के ऊपर एक जैसा फोकस करना, पीएम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो लेकिन बाकी किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो यार अब आगे जाके बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से एरियाज है। अब जरा गौर करिए। अच्छा अब सीआरक्यूज के अंदर दो अलग अलग, तुम लोगों को आइडिया है सीआरक्यूज बेसिकली दो एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, स्प्रेडशीट के ऊपर और उसके ऊपर वर्ड के ऊपर। स्प्रेडशीट के ऊपर होगी उसकी कैलकुलेशन और वर्ड के ऊपर होगी बेसिकली उसकी थ्योरी। अच्छा अब यहाँ पे एक बात कह लें कि सर कितने कितने परसेंट, यार यहाँ पे भी मैं तुम्हारे सामने ये रखूंगा 40-60, 40% न्यूमेरिकल और 60% थ्योरेटिकल। अब कुछ थ्योरी थोड़ी ज्यादा सिंपल होंगी, जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह से रिलेटेड। अच्छा कुछ एरिया होगा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर एक कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया, अब इवैल्यूएट करने के बाद तुमने उसकी ड्राफ्टिंग कर दी, तो उसके ऊपर हमें अलग से फोकस करना पड़ेगा। सही है। तो इसका एक आसान सा हल पता है हमारे पास क्या है, इसका आसान सा हल हमारे पास यह है कि मैं जितने भी सीआरक्यू सॉल्व करवाऊंगा वो सारे के सारे सीआरक्यू स्प्रेडशीट के ऊपर ही सॉल्व करवाऊंगा। अब उसके लिए अगर हमें लैब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हम लैब के अंदर क्लास ले लेंगे तो मेरे सामने सीआरक्यू सॉल्व कर लोगे। वरना अगर मैंने डिफरेंट सीआरक्यूज तुमसे सॉल्व करवाने होंगे तो मैं पेपर के ऊपर भी सॉल्व करवा दूंगा। सही है। और उसकी शीट तुम्हारे साथ अलग से शेयर कर दूंगा, मेरे पास सारी शीट्स के सारे आंसर ऑलरेडी अभी भी रखे हुए, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगा, वो हम लोग उस वक्त में चेक करें। आगे की तरफ मूव करें, इसके बारे में किसी के जहन में कोई क्वेश्चन। अब हमारे पास चैप्टर कौन कौन से आइए उसके ऊपर बात करें। देखो यार पहले नंबर पे जो हमारे पास एरिया आ रहा है ना वो बेसिकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। यार आईटी से रिलेटेड तुम लोगों को याद नहीं है, तुम लोगों ने देखा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डिफरेंट छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, सही है, बिग डेटा, ये सारे का सारा एरिया याद। इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपके पास पूरा सीआरक्यू बन सकता है। हाँ सीआरक्यू के अंदर 2 से 4 मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट इससे रिलेट कर सकती है, वरना हमें नॉर्मली इसके ओटीक्यूज नजर आते हैं, नॉर्मली इसके ओटीक्यूज नजर आते हैं। अच्छा जी, तुम लोगों को याद है हमारे पास एक एरिया यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जो पिछली वाली स्लाइड पे मौजूद नहीं था। यार पिछली वाली स्लाइड पे देखो कौन कौन से चैप्टर लिखे हुए थे, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, बजटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये लिखा हुआ था। तो यार ये नहीं आ सकता सीआरक्यू, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये नहीं आ सकता सीआरक्यू, और ये आएगा भी। ये तकरीबन पिछले 5-7 साल से जब ये स्कीम चेंज हो गई थी उस वक्त ये बात हो चुकी थी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स है ना वो बेसिकली तुम्हारे पास सीआरक्यू के अंदर एग्जामिन नहीं हो सकती। अच्छा यार तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात याद है, एक सीआरक्यू कहाँ से बन गया,
पीएम से। दूसरा सीआरक्यू कहां से बन गया? बजटिंग से बन गया। सही है, बजटिंग से बन गया। तो पहला केस कहां से बना? ओटी का, कंट्रोल से। और दूसरा कहां से बना? डिसीजन मेकिंग से। तो बेसिकली तीसरा ओटी हमेशा यहां से आएगा। इसका एक ओटी पक्का है, इसका एक ओटी पक्का है। यानी 10 मार्क्स का ओटी तो यहाँ से, केस ओटी तो यहाँ से आना ही आना है। यानी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे केस से रिलेटेड, वो एक यहां से लाजमी तौर पे क्या करेगा? रिलेट कर। ये बात हमेशा याद रखना, एक यहां से रिलेट करेगा, बाकी दो किसी और जगह से आए। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है, बजटिंग एंड कंट्रोल है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटा तुम्हारा कोर्स सिर्फ यही तक। ये जो आखिरी वाला एरिया है, ये तो हर स्पेसिफिक पेपर में आखिर में दिया हुआ होता है कि आप इस स्प्रेडशीट को किस तरह यूज करते हैं और ये सारी की सारी चीजें। तो हमारा पूरा का पूरा कोर्स जो है वो इन 5 सेक्शन से रिलेट कर रहा है, ए बी सी डी और ई। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है वो 4, ई सी डी और ई, जिसमें बजटिंग एंड कंट्रोल मैंने एक साथ रखा है। मेरी नजर में बजटिंग और कंट्रोल का अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट से एक साथ लिखा हुआ था तो मैंने साथ ही लिखा, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यार ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए, ज्यादा बेहतर पता है क्या है? कोर्स को डिटेल के अंदर देख लिया जाए ना। अगली स्लाइड के अंदर कोर्स डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। आ जाओ यार। यार वो जो पहला वाला एरिया था ना, कौन सा वाला? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो पूरा का पूरा एक ही चैप्टर है, उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर नहीं है, तो उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं। अब जरा गौर करो, यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। पहला एरिया हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं बेसिकली चीजों को किस तरह लेके जाने वाला हूँ, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। बेटा मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ डायरेक्टली थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ डायरेक्टली उठ के चला गया ना, तो मसला ये है कि मैं जब तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, शायद 2-3 क्वेश्चन तुमसे किसके ना हो? कैप्लान के। शायद 2-3 क्वेश्चन तुमसे किसके ना हो? बीबीबी के। और शायद 2-3 क्वेश्चन फंस जाए किसके? स्टडी आवर। उसका हल क्या है? बेटा पहले ये बात तो कर लीजिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों बनी थी? तो लाजमी तौर पे पहले मैं इससे पहले 2 कॉस्टिंग करवाऊंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग और साथ में। बेटा ऐसा नहीं है क्या तुमने F2 में मार्जिनल कॉस्टिंग देखी? 2 क्लासेस में 2 क्लासेस इसी में निकल जाए। पहले याद करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या थी, फिर ये देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर उसके बाद जाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ड्रॉबैक्स को देखते हुए एबीसी की तरफ चले जाए। तो सर अगर इस तरह हम देखेंगे तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और फिर टाइम। बेटा ये टोटल मिला के मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर आधे घंटे बात होगी, उसके बाद एबीसी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ये बड़ी अच्छी बात, पता है क्या, ये वाला चैप्टर तुम ऑलरेडी पहले देख चुके हो, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ये चैप्टर आसान भी है। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं कह रहा था कि हम लोग किस तरह यूज करें। देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक हैंड आउट दिया करूंगा हर क्लास के अंदर, जिसके अंदर नॉर्मली मेरे अपने क्वेश्चन भी है और कैप्लान के क्वेश्चन भी मौजूद। पहले नंबर पे तुमने हैंड आउट सॉल्व करना होगा। दूसरे नंबर पे बीपीपी का मैं एक पुराना वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, 2020 या 2021 के करीब करीब का। उससे नया वाला वर्जन मेरे पास मौजूद नहीं है यार सॉफ्ट कॉपी के अंदर, सही है? जब मैंने वो पुराना वाला वर्जन आपके साथ शेयर कर दिया, तो उसके जितने भी एमसीक्यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेट कर रहे हैं वो मैंने आपको दे दिए। तो तुम्हारे पास तकरीबन कोई 15 क्वेश्चन हो गए किसके? कैप्लान के। 15 क्वेश्चन हो गए किसके? बीपीपी के। और तीसरे नंबर पे तुम्हारे पास स्टडी हब के अंदर हो गए तकरीबन कोई 11 से 12 क्वेश्चन। ये तीनों फिर तुमने एक दिन में कंप्लीट करने होते हैं। एक चीज याद रखना, स्टडी हब के अंदर तुम्हारी प्रोग्रेस नोट होती रहती है, उसको इरेज मत कर। आगे जाके क्वेश्चन कर रहे हो, सच सबको इरेज करता हूँ, बाद में क्वेश्चन इरेज मत करना। और अगर इरेज करो तो पहले अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर देना, क्योंकि आखिर में उसके ऊपर तुमने जाके देखना मेरे कौन से एरियाज थे जो कि वीक थे, ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकूँ। उसको इरेज मत करना, वो हो जाता है क्लियर। सही है, तो उसको क्लियर मत कर। एक दफा जब तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो रिकॉर्ड में रहने दो कि तुमने पहली दफा ये गलत किया था, ताकि पेपर के वक्त में चीजें ढूंढनी ना पड़े कि मेरी किसके ऊपर ज्यादा कमांड है और किसके ऊपर कम कमांड। आगे की तरफ मूव करते हैं। दूसरा चैप्टर तुम्हारे पास कौन सा है? टारगेट कॉस्टिंग का। बेटा ये भी तुम लोगों ने F2 के अंदर देखा था। अब यही वाली बात है ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं हल्के फुल्के लेवल के ऊपर उसे क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो सर टारगेट कॉस्टिंग हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे? नहीं, टारगेट कॉस्टिंग से पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर। ये तुम लोगों ने पहले की भी है। कॉस्ट के अंदर क्या ऐड करो? प्रॉफिट ऐड करो तो क्या बन जाती है? प्राइस। पहले ये देखेंगे फिर टारगेट कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे। सर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से पहले पीरियोडिक प्रॉफिट देखे आप लोगों ने? तो हल्का फुल्का पीरियोडिक प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, ये भी पहले आप लोगों ने देखा।
अच्छा ये नहीं देखा हुआ तुम लोगों ने, थ्रूपुट अकाउंटिंग, ऐसा कोई नाम सुना हुआ? यार असल में वो ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स के चैप्टर में F2 के अंदर ये तीनों चैप्टर मौजूद है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेकिन थ्रूपुट नहीं है। तो सर हम डायरेक्टली थ्रूपुट स्टार्ट करेंगे नहीं, पहले हम बात करेंगे सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। याद है तुम्हें सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, तुम लोगों ने MA2 के अंदर किया था। अच्छा एक बात और याद रखना, बिल्कुल ऐसा ही, एक बात और याद रखना, जब मैं सिंगल लिमिटिंग फैक्टर करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं उसकी पुराना वाला एरिया आप लोगों को करवा रहा हूँ, बल्कि इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स के अंदर भी मौजूद है। जब वो थ्रूपुट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो वो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन भी पूछेगा। यानी अगर हम पुराना वाला कोई एरिया रिवाइज करेंगे तो इसलिए रिवाइज करेंगे कि उसके क्वेश्चन भी बनते हैं। एक बिल्कुल नया एरिया जिसका पुराने किसी भी एरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नॉर्मली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तुम्हारे पास जो एक केस ओटी इससे बनेगा ना, एक केस ओटी इसी से बनेगा। यार नॉर्मली मैंने पता है क्या देखा है, नॉर्मली मैंने ये देखा है कि केस ओटी पूरा का पूरा एक एरिया से नहीं बनता। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आगे 3 क्वेश्चन, जरा गौर करना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आगे 3 क्वेश्चन और 2 आ गए ईएमए के। टारगेट कॉस्टिंग के आगे 4 क्वेश्चन, एक आ गया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। 4 आ गए थ्रूपुट अकाउंटिंग के, एक हल्का फुल्का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ। इसका भी एक रीजन है यार। यार मैंने वो वक्त भी देखा है पढ़ाते हुए जिस वक्त पे टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आया करते थे F5 के पेपर, 25-25 के 4। मैंने उसके बाद वो वाला वक्त भी देखा जब 20-20 के 5 आया करते थे, लेकिन उस वक्त ना गेस बहुत चला करते थे। इस दफा एबीसी का क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे ने पूरे एरिया में सिर्फ एबीसी पढ़ा, 20 मार्क्स में लोग छोड़ते थे कंटेंट बहुत सारा, इसलिए कि इस दफा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना। यार ये पूरी की पूरी सीरीज जो लेके आए ना बेसिकली ओटीज की, ओटी क्यूज की, केस ओटीज की, सीआरक्यू की, ये पता है क्यों लेके आए? ताकि मैक्सिमम सिलेबस को एग्जामिन किया जा सके। तो बेटा वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पूछेगा तो टारगेट कॉस्टिंग कहाँ से आएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहाँ से आएगा? फिर पता है इसका सिनेरियो क्या है? इसका सिनेरियो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से एक केस ओटी बन गया, 3 क्वेश्चन उससे आ गए, एक उससे पूछ लिया टारगेट कॉस्टिंग के बारे में, एक उससे पूछ लिया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में। सर फिर भी बाकी 2 बच गए, तो बेटा उसके पास सेक्शन ए वाले ओटी क्यूज भी तो है, तो एक आध उसने वहां से कहीं से पूछा। सही है। तो सर मेरे पास ये वाला जो एरिया है कितने मार्क्स के ऊपर एग्जामिन हो सकता है ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सिर्फ मेरी जजमेंट है। ये एग्जामिन हो सकता है तकरीबन कोई 12 से लेकर 14 मार्क्स की, 14 से ऊपर मुझे ये आता हुआ नजर नहीं आता। सीआरक्यू इसका बनना नहीं है तो ये 14 से ऊपर जाएगा नहीं, ये रहेगा बेसिकली 10 से लेकर 14 के दरमियान। आगे चले। यार डिसीजन मेकिंग के अंदर भी एक बात बताओ, तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले देखी हुई है कहीं ना कहीं। पहले नंबर पे, पहले थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करता हूँ, सीवीपी एनालिसिस याद है आप लोगों को? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस याद है आप लोगों को? यार मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला एरिया है ये कहाँ था? MA1 में, MA2 में या F2 में? MA2 में, MA2 में। अच्छा मुझे बात बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट्स MA2 करके आए हुए होते? नहीं, जो डायरेक्टली एसएससी में आते हैं वो कौन सा पेपर देते हैं? F2 का। तो उनको तो सीवीपी के बारे में आइडिया नहीं है। एक बात बताओ, एग्जामिनर ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया है ना, तो पता है कहाँ से स्टार्ट किया? CS रेशो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिक ब्रेक इवन कैसे निकलता है, ये सारी बातें भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा इसे, और इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। ये एरिया कहाँ से रिलेट कर रहा है? सीवीपी, ये आप लोगों ने पहले देखा था। अच्छा क्या कोई और एरिया इसमें आपने पहले देखा हुआ है? ये देखा, रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। लेकिन यार ये उस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल के ऊपर MA2 में था, ये बहुत आगे गया। सीवीपी उतना आगे नहीं गया। सीवीपी जो तुम लोगों ने देखा है ना वो सिंगल प्रोडक्ट का देखा है, हम यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट का देखेंगे। लेकिन रेलिवेंट कॉस्टिंग वो नहीं है जो हमने MA2 में देखा है, ये बहुत आगे निकलेगा। इसके अंदर शटडाउन डिसीजन भी आएगा, किसी एरिया को बंद करना है या नहीं करना, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है नहीं करनी, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है नहीं करनी, सही है, किसी प्रोडक्ट को सीज करना है या नहीं करना, किसी नए सेगमेंट को स्टार्ट करना है या नहीं करना। लेकिन रूल वही वाले स्टार्ट होंगे, कौन से वाले? रेलिवेंट कॉस्टिंग। अगला कौन सा है? लिमिटिंग फैक्टर। ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग एक नया एरिया। उसके बाद फिर प्राइसिंग डिसीजन, ये आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, सही। और उसके अलावा रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे जाके जो अगला एरिया डिसीजन मेकिंग का वो कवर अप हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पेपर में कितने मार्क्स के ऊपर आ सकता है? बेटा ये तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकता है तकरीबन कोई 12 से लेकर 20 मार्क्स तक।
क्योंकि अगर इसका पूरा का पूरा CRQ बन गया तो फिर ये अदर एरियाज के अंदर टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि 20 बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जामिनर ने बाकी चीजें भी टेस्ट करनी, तो ये मैक्सिमम 20 मार्क्स के ऊपर आ सकता है। यार इसके अंदर ना पे ऑफ टेबल्स बनेंगे, कुछ सेंसिटिविटी वही वाला F9 वाला, कुछ पे ऑफ टेबल्स बनेंगे जो आपने F9 के अंदर नहीं देखे, थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा मिलता जुलता है, मतलब 70% उससे रिलेटेड नहीं है, 30% उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा बेसिक लेवल के ऊपर। और आगे चले यार, इसके बाद स्टार्ट हो गया बजटिंग। अब बजटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बारे में एक स्टोरी सुनाऊं छोटी सी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक तो आता है लर्निंग कर्व, जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, एक पता है क्या आता है? फोरकास्टिंग। तुम लोगों को याद है, तुम लोगों ने ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये सारी चीजें बेसिकली F2 के पेपर के अंदर है। यार नॉर्मली स्टूडेंट करके नहीं जा रहे थे, 2021 में एग्जामिनर ने पूरा का पूरा CRQ उसके ऊपर उठा के दी, तो कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर कोई चीज ऐसी होगी जो मुझे लगता है कि यार मैं क्लास के अंदर कवर करवाऊंगा, तो एक सर्टेन स्पीड पे कवर करवा दूंगा। कोई कहेगा सर अगर मुझे बेसिक लेवल से चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से, सही है, तो हम उसको कहीं ना कहीं अरेंज कर देंगे, उसका मसला नहीं। लेकिन कोई भी चीज आपने छोड़ के नहीं जानी, इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, उसके अलावा ये जो 3 एरियाज है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर हाइलो मेथड है, रेगुलेशन एनालिसिस है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, लर्निंग कर्व है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल एरिया। बाकी इसकी थ्योरी यार, इसकी ना एक सर्टेन लेवल के ऊपर थ्योरी तुम पहले भी देखते आ चुके हो। तो मैं टॉप डाउन बजटिंग याद है, इम्पोज्ड, बॉटम अप बजटिंग याद है, वो यहाँ पे भी एग्जाम होता है। यहाँ पे नया क्या है? जीरो बेस बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, ये कुछ नई चीजें आ रही हैं। इसके अंदर भी ज्यादातर थ्योरी, पहले ज्यादातर थ्योरी थी, अभी जब से ये आया है ना, इसके अंदर नए एरियाज इंक्लूड हुए हैं, जब से तुम इसको ये कह सकते हो कि 30% न्यूमेरिकल एरिया और 70% थ्योरी। अभी रिसेंटली, यानी इस अटेम्प्ट के अंदर, इस अटेम्प्ट के अंदर जो एग्जामिनर की रिपोर्ट आई है, वो एग्जामिनर की रिपोर्ट के अंदर उसने कोई चेंज नहीं दिया, नहीं दिया F5 में कोई चेंज नहीं। क्योंकि अभी तुम रिसेंटली एग्जामिनर की रिपोर्ट देखोगे ना, तो एग्जामिनर की रिपोर्ट के अंदर यही आया कि बेसिकली नो चेंज। और पिछली दफा जो चेंज आया था वो माइनर चेंज था, कुछ जगहों पे उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज की थी, लेकिन इस दफा उससे कुछ चेंज लेके नहीं आया। एग्जामिनर की रिपोर्ट देख सकते हैं आप उसके लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एरिया यानी कंट्रोल का एरिया, यार ये बड़ा अच्छा एरिया है मेरे ख्याल से। मैं पहले सेक्शन जो आपके पास है ऑल्टरनेट, वो कॉस्टिंग टेक्निक्स वाला जो एरिया, उसके फौरन बाद इसकी तरफ ही मूव करूंगा, सही है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंसेस तुम लोगों ने पहले देखे हुए, क्या ख्याल है? लेकिन कुछ वेरिएंसेस यहाँ पे तुम देखोगे। अब तुम अगर यहाँ पे बात करते हो कि क्या ये वेरिएंस आप लोगों ने पहले कवर किए हुए जो यहाँ पे मौजूद है, मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस देखे मैं, मिक्स एंड यील्ड नहीं देखा हुआ, ये देखेंगे। सेल्स वेरिएंस देखे मैं, मिक्स एंड यील्ड नहीं देखा हुआ, ये देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस है, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी है। यार इसके अंदर कम थ्योरी है, इसके अंदर थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। इसमें बजटिंग की कसर निकाली है, इसमें 70% न्यूमेरिकल और 30% थ्योरी है, और वहां पे 70% थ्योरेटिकल एरिया और 30% न्यूमेरिकल एरिया, मतलब इन दोनों को बैलेंस किया गया है बजटिंग और कंट्रोल। अब आ जाते हैं आखिरी एरिया। नाम क्या आखिरी एरिया का? परफॉर्मेंस। अब यार ये बड़ा खतरनाक किस्म का एरिया, तुम्हें याद है इसका CRQ तो लाजमी आएगा तुम्हारे पेपर में। यार मैं अगर एक बात बताऊं तुम लोगों को, तकरीबन 70% परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑलरेडी तुम लोगों ने देखा हुआ। रेशियोज तो निकाले हुए ना तुम लोगों ने। मैं F2 से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे किसी और पेपर से रिलेट नहीं कर रहा। F2 से यहाँ तक आपने 70% देखा हुआ, लेकिन तुमने रेशियोज कैलकुलेट किए में, उसके ऊपर कॉमेंट्री नहीं की। तुमने रेशियोज कैलकुलेट किए में, उसके ऊपर कमेंट्री नहीं की, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग नहीं की। अब तुम रेशियोज कैलकुलेट करने के साथ साथ ड्राफ्टिंग कीजिए। अब इसके दो तीन तरीके हैं इस चैप्टर के ऊपर कमांड बनाने के लिए। ये मोस्ट टेक्निकल एरिया, तकरीबन मैंने 3 घंटे एलोकेट किए हुए, जिसके अंदर मैं सिर्फ क्लास के अंदर बैठूंगा और सिर्फ तुम लोगों की शक्लें देखूंगा, और तुम लोग जो है वो काम करोगे। यानी 2 CRQ इसके कम से कम ऐसे होंगे तुम लोगों ने मुझे क्लास में सॉल्व करके देने, मतलब विद थ्योरी आप लोगों ने मुझे क्लास के अंदर ही सॉल्व करके देना, ताकि मैं उसको हाथ के हाथ चेक करवाऊं, फिर उसके ऊपर हम काम करें। तो ये वाला एरिया है जिसके ऊपर हमारा फोकस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। अब जरा गौर से एक छोटी सी बात और सुन लें, ताकि जो है वो हम इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि हमने सिलेबस को किस तरह से आगे लेके चलना है।
ऑनलाइन एक है अनीक, अनीक है। सही है। और जरा गौर से एक और बात सुन लीजिएगा, हम कोर्स को किस तरह आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि बेसिकली आपको पुरानी कुछ चीजें अगर याद है तो कितनी याद है कितनी याद नहीं। चलिए गौर से सुनिएगा। अच्छा, मैंने सारे के सारे वहाँ पे क्वेश्चन ना F5 से कहीं उठा के रखे, कुछ पास पेपर से, कुछ कैपलान की किट से, एक आधी स्टडी हब से, लेकिन रिलेट वो कहीं ना कहीं F2 से कर, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले एक पैटर्न डिसाइड करें। यार अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आप लोगों ने भी सुना था कि वो बीपीपी और कैपलान जो है वो बेसिकली अब अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर नहीं रहे। यार ये बात याद रखना, अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बता दो। एसीसी के साथ एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट खत्म हो गया। सही। तो वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो पहले एसीसी कर रहा था अब उनके साथ नहीं करेगा? अब वो जो है एसीसी का वो लोगो नाम नहीं लगा सकते, अब वो एसीसी का लोगो और नाम नहीं लगा सकते। वैसे एक बात बताओ, अगर मेरे पास अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एसीसी का लोगो और नाम नहीं लिखा हुआ, तो क्या वो अच्छे क्वेश्चन यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए? चलो एक और बात, और कोई फर्क? एक बात बताओ, वैसे स्टडी आपके 20% क्वेश्चन के अंदर अभी भी गलती है तुम मानते हो ना इस बात को? वो अक्सर में नीचे एक रिपोर्ट वाला एरिया दिया हुआ होता है, वो रिपोर्ट करते हैं हम कि यार क्वेश्चन का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अब एसीसी जिम्मेदार नहीं है बेसिकली कैप्लान की और बीबीपी की किसी गलती। अच्छा, तुम लोग पुराना वाला एरिया देखते हैं, तुम्हें याद है कि कैप्लान की किट के अंदर बहुत सारी गलतियां होती थी? सही है। और कुछ? असल में ये लोगों वाली बात सही है, वो जिम्मेदारी वाली बात उस तरह नहीं है, ये एक और तरीके से जरा गौर से सुनिए। अब एसीसी बेसिकली उनके कंटेंट को चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं वो अकॉर्डिंग टू पेपर है या नहीं। सही। लेकिन वो अपना मटेरियल पब्लिश करते रहेंगे, एसीसी ने रोका नहीं है कि आप उसका मटेरियल यूज ना करें। वो इन लाइन है बेसिकली कोर्स के, बस एसीसी उसे चेक नहीं करेगी, उसके बारे में अपनी एश्योरेंस नहीं देगा। तो यार क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, एफडी में तो यूज होते चले जाएंगे, क्योंकि यार असल में स्टडी आपके ऊपर इतने क्वेश्चन ही मौजूद नहीं है अभी अल्टीमेटली कि वो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा कर सके। हमें आदत है ना ज्यादा क्वेश्चन करने की, वह हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक सीधा साल है, हम इस स्टडी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि जब इस एसीसी उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है ना, तो लाजमी तौर पे वो कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अल्टीमेटली एक ही बात मानने वाली है, और वो पता है क्या है? वो ये है कि जब एसीसी स्टडी हब के ऊपर फोकस कर रहा है तो उसको इन कैश भी करेगा। वो चाहेगा कि स्टूडेंट स्टडी हब ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, बात मान, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टडी हब से रिलेटेड पेपर में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर प्रोवाइड, यानी स्टडी हब से पढ़ना पेपर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल। इसका मतलब बुक तो भूल जाओ, तुमने कैप्लान की और बीपीपी की यूज करनी, बुक तो अब आपने न कैप्लान की यूज करनी है ना बीपीपी की यूज करनी है। आगे सुनिएगा, जब मैं बेसिकली रीडिंग की तरफ आऊंगा, यानी थियोरेटिकल एरिया की तरफ आऊंगा, तो मेरे पास दो चीजें होंगी। पहले नंबर पे मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करूंगा, एक तो आप लोगों ने उसको साथ साथ करना, तो हम क्लास में रीडिंग कर लिया करेंगे, तो वो इतना मसले वाली बात नहीं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद तुमने कोई बुक यूज नहीं करनी, उसके बाद डायरेक्टली आप जाएंगे किसकी तरफ, स्टडी हब की तरफ, वहां से आपने एक दफा दोबारा लिखेंगे। जैसे हम पहले बुक को रीड करते थे ना, उसकी जगह पे हम स्टडी हब यूज करेंगे। ये तो हो गया रीडिंग वाला एरिया। अब हम आगे दूसरा एरिया जिसका नाम है प्रैक्टिस। यार प्रैक्टिस के लिए मैं ना, प्रैक्टिस के लिए हम किसी भी किस्म का मसला अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डू एंड डाई वाली कंडीशन है। तो इसके बारे में जरा सुनिएगा, इसके बारे में हम तीनों चीजें यूज करेंगे। कैप्लान के क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा नहीं है, सही है। ईपीपी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है। यार मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अभी बात कर रहा था ना, 10 क्वेश्चन कैप्लान में ओटीक्यूज, 8-9 क्वेश्चन बीबीपी के अंदर है, और तकरीबन 10-12 क्वेश्चन स्टडी हब के अंदर है। टोटल मिला के 30 बनेंगे, तो हम तीनों को यूज करेंगे। यानी पहले हम यूज करेंगे कैप्लान को, उसके साथ आप यूज करेंगे बीबीपी को। अच्छा, जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आगे जाएगा, और आखिर में क्या यूज करेंगे? अब आखिर में स्टडी हब को यूज करने की लॉजिक कोई बता सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों की स्टडी हब से रिलेटेड एक बात बताई थी,
वहां पे जो भी चीजें फीड हो रही होंगी ना उसको रिमूव मत करना। यानी कैप्लान और बीपीवी करने के बाद जब एक एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है तो स्टडी आपके क्वेश्चन तुमसे कितने परसेंट सॉल्व हो रहे हैं, ताकि ये आइडेंटिफाई होता रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा कि अल्टीमेटली क्या है। सही है। और यार ये बात याद रखना कि इन तीनों में ना तुम लोगों ने कंजूसी नहीं करनी। अच्छा सर, तीनों में किस हद तक आगे जाना होगा जरा इसके बारे में एक छोटी सी बात सुन लो, उसके बाद तकरीबन ये बनता है। सर ओटीक्यूज तीनों के यूज करने, सर एमटीक्यूज तीनों के यूज करने, सर सीआरक्यूज पास पेपर के यूज करेंगे। तो यार कैप्लान और बीपीपी के अंदर भी तो सीआरक्यूज पास पेपर के ही हैं। उसके लिए फिर आपको बीपीपी रेफर करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए या तो हम स्टडी हब से सीआरक्यू उठाएंगे या जो मेरे हेड आउट बने हुए वहां से सीआरक्यू उठाएंगे। मैंने कोई भी सीआरक्यू बीपीपी और कैप्लान का नहीं उठाया हुआ। वो सारे के सारे सीआरक्यू पिछले किसी ना किसी अटेम्प्ट के अंदर आ चुके हैं। कोई 8 में आया, कोई 10 में आया, कोई 15 में आया, कोई 17 में आया, कोई 20 में आया। जब मैं वेरिएंसेस के क्वेश्चन करवाऊंगा ना तुम लोगों को, वेरिएंसेस के जब हम सीआरक्यू करेंगे, मेरे ख्याल से टोटल मिला के 12 सीआरक्यूज करेंगे हम वेरिएंसेस के। सारे क्लास में नहीं, सारे क्लास में नहीं, लेकिन 12 है। उस 12 में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो मैंने कैप्लान या बीबीपी से उठाया। उठाया तो वही से है, लेकिन कैप्लान और बीपीपी का वो अपना नहीं है, बल्कि वो असल में एसीसी का कोई क्वेश्चन है पास्ट टाइम का। तो बीपीपी या कैप्लान के अंदर मौजूद था तो मैंने वहां से उसे कॉपी कर लिया। कोई भी सीआरक्यू हम आगे पीछे भी करेंगे। सीआरक्यू के अंदर मसला ये है कि जो बीपीपी और कैप्लान के सीआरक्यूज है ना, वो कभी कभार एग्जामिनर के स्टैंडर्ड के लेवल के ऊपर नहीं होते। इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि हम वही सीआरक्यूज यूज करें जो असल में एग्जामिनर पहले कहीं ना कहीं एग्जामिन कर चुके। तो ये वाला पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो तुम लोगों ने परचेज क्या करना होगा भाई? तुम लोगों ने, हाँ तुम लोगों ने एक चीज परचेज करनी है, अगर तुमको परचेज करना चाहो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ये कि तुम बीपीपी की किट परचेज कर लेते। सही है। और अगर तुमने सॉफ्ट कॉपी ही यूज करनी है तो फिर बीबीपी की 2020 की मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दे दूंगा, आप उसी को यूज कर सकते हैं। किट परचेज करना, वर्कबुक परचेज नहीं करना। बीबीपी की वर्कबुक भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन वही वाली बात है ना, कंटेंट हम कहाँ से देखेंगे? बेसिकली स्टडी हब से। तो इसलिए वर्कबुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, किट परचेज कर लीजिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हम कोई सीआरक्यू सॉल्व करने वाले होते हैं तो अल्टीमेटली वो सीआरक्यू हमें अलग से मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा बेटर। बाकी अगर तुम कहोगे तो सॉफ्ट कॉपी मैं सबकी शेयर कर दूंगा, क्या प्लान की भी और साथ में डीबीपी। जहाँ तक आप लोग के जहन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर आगे प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन? पहला एरिया हमारे पास होगा स्पेशलिस्ट कॉस्ट, कॉस्टिंग टेक्निक्स का। दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तीसरा डिसीजन मेकिंग का। फिर पीएम करेंगे, आखिर में बजटिंग की तरफ आएंगे। उसका एक खास किस्म का रीजन है, जैसे जैसे आगे चलेंगे ना फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे, अभी बात करने का फायदा नहीं। अब मैं जरा ये देखना चाह रहा हूँ। अच्छा एक छोटी सी बात, सर बीबीपी रीड नहीं कर सकते? यार अनीक, बीबीपी रीड तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन फिर तुम बीबीपी के साथ ना स्टडी हब को भी साथ लेके चलो। अगर तुम स्टडी हब को और बीबीपी को साथ लेके चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम अगर बीपीपी को रीड आउट करते हो और स्टडी हब को छोड़ देते हो, वो मेरे ख्याल से इस वक्त पे बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि एसीसी जब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ना स्टडी हब को, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते इस वक्त। भाई स्टूडेंट तो ये भी कह रहे हैं, आप लोगों को आइडिया होगा F2 F3 के लेवल के ऊपर भी, F5 F6 के लेवल के ऊपर जिन्होंने अभी बात की, सर स्टडी हब से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल, यानी पेपर स्टडी हब के बहुत करीब आता जा रहा है और वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगा। ये तो इसलिए जो है प्रैक्टिस पर्पज के लिए तो हम बाकी चीजें यूज करेंगे, लेकिन रीडिंग जो है वो हमें स्टडी हब से देखना होगा। तो अनेक सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम बीबीपी के साथ स्टडी हब देख सकते हो तो बीबीपी देख लो, लेकिन अगर तुम बीबीपी के साथ स्टडी हब नहीं देख सकते तो सिर्फ स्टडी हब देख लो, फिर बीबीपी देखने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो सर मैं एक ही चीज देखूंगा, बीपीपी या स्टडी हब, तो ज्यादा बेहतर यही है कि स्टडी हब देख। ये हो गया भाई। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस वगैरह रखूंगा, वो क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों ने सॉल्व करने। सही है। मैंने ये बेसिक एरिया बनाया था बेसिकली, F2 को F5 से कहीं ना कहीं रिलेट किया है। मैं जरा आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ पुरानी चीजें आपको कितनी याद है, भाई हम लोगों ने आगे जाके कितनी मेहनत करनी है। यार मैं एक बात बताऊं, अगर स्टूडेंट F2 और F3 के पेपर के बाद F7 दे दे और F7 के बाद F5 दे देना, तो मेरी नजर में वो बहुत बेहतर होता है। इसका एक खास किस्म का रीजन ये होता है कि गैप बहुत कम आया हुआ होता है, तो बहुत सारी चीजें हमें याद होती है। वो सारी चीजें हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे ना, सही है, कि वो हमें कितनी याद है और कितनी याद नहीं। चलेगी। मैं एक हैंड आउट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सही है, उसको देखिए।
यार ये कुछ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तकरीबन 9 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करने, स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये, इसे स्टार्ट करें। अच्छा यार ये एक जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा काम कर लें। तो ये कि ये मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, सही है। अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि ये पूरा हैंड आउट बना हुआ है, मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, स्टूडेंट एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, सही है। मैं आप लोगों का हैंड आउट जो है वो बेसिकली व्हाट्सएप कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसके हिसाब से इसे सॉल्व करके देखें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे रुकेंगे नहीं, एक एक करके आगे की तरफ चलते चले जाना, सही। सही है, ये कि स्कूल का तो मैसेज मेरे पास आ गया, शेयर कर दिए। सही है यार, इसको रोकिए मत, सही है। मैंने हैंड आउट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मैं, क्योंकि स्टूडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाए तो आगे की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बेसिक कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, और ये मैंने F5 की किट से उठाया, कैप्लान की किट से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऐसा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पास पेपर में भी एक आध जगह पे आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग के साथ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक बात बताओ तुम लोगों को, यही पे करते हुए तुम लोगों की अगर कॉस्टिंग अच्छी है ना पुरानी वाली, इसको दूसरे तरीके से भी सोच लेना कि अगर मैं उसको अच्छी कर लूँ बेसिक लेवल के ऊपर, तो आपको पता है सिर्फ F2 की बेसिस के ऊपर आपको 20 to 25 मार्क्स F5 में मिल जाता है, यानी इतना ज्यादा रिलेट कर। भाई एक बात बताओ, F3 की बेसिस के ऊपर बंदा 20 से 25 मार्क्स उठा सकता है F7 के पेपर के अंदर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही। भाई पीएम का क्वेश्चन आया, रेशोज तो कैलकुलेट कर लूंगा ना, तो 20 में से 6 तो मिल जाएंगे, 25% तो मिलेंगे, इसका मतलब 25% बंदा वैसे ही अवेल कर सकता है। होपफुली पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, सबने कर लिया है, कोई रहता है अभी? हाँ भाई तुम्हारा हो गया?
पहले का आंसर बताएंगे, क्या आंसर है आप लोगों के साथ? ये आंसर है। लिखा है बेटा, अ प्रोडक्ट हैज अ प्राइम कॉस्ट, और उसकी प्राइम कॉस्ट कितनी है 12, और उसके वेरिएबल ओवरहेड्स कितने 3, और उसके फिक्स ओवरहेड कितने 6। ऐसा ही, यानी प्राइम कॉस्ट है 12, वेरिएबल कॉस्ट है 15, और टोटल कॉस्ट कितनी है 21। क्या ख्याल है? अब वो ये कह रहा है विच प्राइसिंग पॉलिसी गिव द हाईएस्ट प्राइस, सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी पॉलिसी पे आएगा? पहली पॉलिसी क्या है? प्राइम कॉस्ट प्लस 80%। प्राइम कॉस्ट है कितनी? 12 प्लस 12 का 80%। क्या ख्याल है? 12 है ना? क्या चीज? मार्कअप है ना? 12 प्लस 12 का 80%। 12 को डिवाइड थोड़ी करूंगा 80 से। नहीं नहीं नहीं, 12 प्लस 12 का 80% कितना हुआ भाई? दोबारा बताइए। जबरदस्त। अगला, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 60%। अब यहाँ पे वही वाली बात, पता है एक बात बताओ, F5 के पेपर में कभी पेपर नहीं बना जहां मार्जिनल कॉस्ट का वर्ड चूज ना हुआ। तो हमें पता होना चाहिए ना मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। क्या होती है भाई मार्जिनल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बेटा एक और बात, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखी हुई होती तो वो मार्जिनल कॉस्ट में नहीं आती। यार ये वो की पॉइंट्स है जो आपको कहीं ना कहीं आधा, 0.25, 0.75 मार्क्स कहीं ना कहीं से दिलवाएंगे, तो बेसिक एरिया आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 12 प्लस 3 कितना बन गया भाई? 15। अब इसके मैं प्रॉफिट कितना ऐड करूंगा? 15 का 60%। टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? इसका मतलब ए तो आंसर ही नहीं है अभी। अच्छा जी, सी बताइएगा। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितनी है भाई? 21 प्लस 21 का कितने परसेंट? हाँ भाई, मार्जिन के केस में सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होती है? 100% होती है। ऐसा ही है। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 14%। ऐसा ही है। तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 86%। कॉस्ट मुझे पता है, कॉस्ट कितनी है? 12 थोड़ी है, 21। तो बताएंगे प्राइस कितनी होगी? दोबारा बताइए। 24.41। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अच्छा, आप यही कहेंगे कि सर ये 24.41 आ रहा है, इसी का ना 24 सही। तो इसका मतलब है ये वाला आंसर, सी आंसर। बिल्कुल ऐसे ही, सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ पे आ रही है? सबसे ज्यादा प्राइस आ रही है सी पे। अगला वाला क्वेश्चन, अपने पास इसकी वर्किंग शो कर लो, अभी मैं आगे लेके नहीं जा रहा, इसीलिए तो हैंड आउट शेयर किया।
हैंडआउट शेयर करने का ये तो रीजन था ताकि स्टूडेंट आराम से कॉपी कर ले, तो बाकी आगे कुछ नहीं। हमारा कौन सा चल रहा है? 2। ये तो हो जाएगा तुमसे। तीसरा वाला याद है? नहीं, हाइलो मेथड। अच्छा, हाइलो मेथड यहाँ पे उसके अंदर भी दिया हुआ है, कोर्स के अंदर भी दिया हुआ है, और बहुत सारी जगहों पे हाइलो मेथड से उसने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट। तो इसका मतलब है मैं आप लोगों को आज भी एक टास्क दे सकता हूँ। भाई चाहे कोर्स को आगे लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, किस लेवल के ऊपर तुमने चीजें रिवाइज करनी है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला। तो जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का बेसिक चैप्टर है ना, वो तुम्हें याद होना चाहिए। उसके लिए मैं अभी आखिर में बात करूंगा। चले जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब वहां तक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि अगर पूरे घंटे की कॉस्ट होगी 12.6, तो आधे घंटे की कॉस्ट होगी 6.3। लेकिन अब आइडल टाइम वाली बात, इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये वाले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एमए 1 में भी आया। एमए 1 में लेबर की कैप्लान के किट के अंदर एक क्वेश्चन मौजूद है, फिर वो एमए 2 में भी आया, फिर वो एमए 2 में भी आया। क्या कहेंगे? 6.3 तो वैसे आ रहा है। क्या आंसर? इसका आंसर 6.3 है। इसका आंसर है 7। देखो कैसे आ रहा है। बस फर्क लेके ऐड करते हैं। हाँ, किया, सही। 6.3 को डिवाइड करें 1 माइनस 10%, 6.93 फिर दोबारा करके 7, 6.3 डिवाइडेड बाय 90%। अब जरा गौर करिएगा इसके ऊपर। हाँ भाई, आंसर आया 7, आ गया। जरा गौर करिएगा इसके ऊपर। इसको मैं जरा थोड़ा सा डिटेल के अंदर करवाता हूँ। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने उठाया है। उसके अलावा अभी 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर भी नॉर्मल लॉस था। उसके अलावा वेरिएंस के अंदर तो नॉर्मल लॉसेज आते ही रहते हैं। आ रहा है ना 7? अब जरा यार गौर करना है इसके ऊपर। देखो यार, लिखा हुआ है दीज, असम्बली लेबर के बारे में लिखा हुआ है। These are skilled people who are difficult to recruit and retain. Edward Company has more staff of this type than needed, but is prepared to carry this extra cost in return for the security it gives the business. एक कंपनी है, उसके असम्बली आर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि अगर कुछ लोग छोड़ के भी चली जाए, जब भी हमें उतना ज्यादा लॉस ना हो। आगे क्या लिखा हुआ है? इट टेक्स 30 मिनट टू असम्बल अ रेडियो। एक रेडियो को असम्बल करने में कितने मिनट्स लगते हैं? 30। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एक घंटे का रेट क्या है? एक घंटे का रेट है 12। 12 नहीं, 12.6। अभी यहां तक रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, अगर आधे घंटे की बात हो रही है और एक घंटे का रेट 12.6 है, तो आधे घंटे की अमाउंट कितनी होगी? यहां तक पहुंच गए आप लोग? अब आगे मुझे बताएं। यार मसला पता है क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे आइडल टाइम भी है।
अच्छा, आइडल टाइम जब होगा तो लेबर फारिग बैठेगा, आपको उसको पेमेंट तो करनी है, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी या कॉस्ट कम लगेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बात याद रखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा, इनपुट जो हम करेंगे कॉस्ट का वो कितना करेंगे ये एक अलग बात है, उसमें आइडल टाइम भी आ जाएगा, क्या ख्याल है? आइडल टाइम कितने परसेंट है? 10%। इनपुट कितना करेंगे हम? हमेशा 100%। तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आएगा हमारे पास कितने परसेंट? 90%। ऐसा ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 6.3 की कॉस्ट आएगी, कितने की कॉस्ट आएगी? 6.3 की कॉस्ट आएगी। तो ये बताएंगे हम इनपुट कितना करेंगे, ये 6.3 कितने परसेंट है और हमने कितने परसेंट के ऊपर जाना है? बिल्कुल ऐसा ही। हम अब जरा गौर करिएगा बेटा, मेरी असल में देखा जाए तो आधे घंटे के हिसाब से कॉस्ट कितनी बन रही है? 6.3। लेकिन मैं ये कॉस्ट थोड़ी कस्टमर से चार्ज करूंगा, वरना आइडल टाइम मुझे खुद बेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कस्टमर से कितने चार्ज करूंगा? 7। ये 7 कैसे आया? 6.3 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा एक बात याद रखो, चाहे आइडल टाइम हो चाहे वेस्टेज हो, हमेशा यही वाला एरिया अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन हाइलो मेथड है। अब आप लोग रिकॉल करेंगे, आपको हाइलो मेथड याद है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला एरिया था। असल में ये वाला एरिया करवाने का एक रीजन पता है क्या है? हम लोगों को एक चीज के लिए मोटिवेट करना है। और वो ये कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ना इंटरवल जरा उसको देख के आना है, ताकि मुझे याद आ जाए डायरेक्ट मटेरियल क्या था, डायरेक्ट लेबर क्या था, राइट कॉस्ट क्या था, वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो यार बेसिकली क्या होगा ना, तो आगे जाके कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। मैं एक फुल लेंथ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहां पे जाके ये वाली चीज आती है, ठीक है? तो ये हमारे लिए पुरानी हो, नहीं ना हो ये वाला। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर आपने फिक्स 20 मिनट पर आवर कैलकुलेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा, सही। ऐसा ऐसा करो थोड़ा देखिए सही। वैसे अगर आप, अगर मैं जैसे कि इस तरह की बातें अच्छी से भी लगती है, अगर मैंने पहली क्लास में ये पैटर्न है, लेकिन एक चीज होती है ना जिसकी 100% एश्योरेंस देते हैं। मैंने पहली क्लास दी, ये 9 क्वेश्चन आपके सामने रखे, अगर आप ये 9 के 9 क्वेश्चन सही है, 95% एश्योरेंस दे सकते हैं कि आपने F5 का पेपर। लेकिन लाजमी बात है, अगर वो 9 सही नहीं हुए तो लाजमी तौर पर एश्योरेंस नीचे आती रहेगी, 90 पे आ जाएगी, 85 पे आ जाएगी।
ऐसे एक बात बताओ, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो तो आइडिया होगा, पेपर देने के लिए जा रहे हो और मैं 80% भी श्योर हूँ कि मेरा पेपर निकल जाता है, निकल जाएगा तो निकल जाता है। जब हम 50-50 पे होते हैं ना, जब जाके पेपर के रुकने के चांसेस होते हैं। चले जी, अगला वाला ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया मेरे ख्याल से ऐसे ही है। प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। रिसेंट हिस्टोरिक कॉस्ट एनालिसिस हैज रिवील्ड द फॉलोइंग प्रोडक्शन ओवरहेड डेटा। मंथ नंबर 1 में टोटल ओवरहेड कितना है? 6,20,000। मंथ नंबर 2 के अंदर टोटल ओवरहेड कितना है? 7 लाख। लेबर आवर्स कितने? मंथ नंबर 1 में 19,000 और मंथ नंबर 2 में 23,000। Fixed production overhead are absorbed on an assembly hour basis based on normal annual activity level. In a typical year, 2,40,000 assembly hours will be worked by Advert company. यानी ये जो Advert company है, ये बेसिकली एक साल में कितने आवर्स यूज कर रही है? 2,40,000। हमने यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करना है, यानी वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हें याद होगा उसके लिए हाइलो मैथड यूज करते हैं। हाइलो मैथड का फार्मूला क्या था? कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल कितना है? 708,000 माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल कितना है? 6,20,000 डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल कितना है? 23,000 माइनस लो एक्टिविटी लेवल कितना है? 19,000। बताइए आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 20 पर आवर। कोई इशू यहाँ तक? बात क्लियर है? अगला वाला ऐसे ही बता दो, मैं सुन लेता हूँ। नहीं नहीं, 4-5 पहले कर दिया। कितना कह रहे हो? टारगेट कॉस्ट आ रही है 96। सही है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बड़ा अच्छा है। सारे आसान आसान के निकाल रहे हो और तू सोच रहे हो कि सबसे पहले वो वाले करूंगा। यही सही है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकल गई है। अब आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। हाइलो मैथड में फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीकेकार क्या था? हाइलो मैथड के थ्रू पहले वेरिएबल कॉस्ट निकलती है, वो तो आपने पहले भी निकाल ली। अब आप लोगों ने निकालनी है फिक्स कॉस्ट, वो भी निकाल ली। कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट? कितनी? 40,000, 240,000। और फिक्स कॉस्ट पर आर कितनी आ रही है? गलत आंसर। बताऊंगा ना, ये तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देख ले भाई। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, सही। पहले नंबर पे आपने क्या निकाली? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे नंबर पे आप क्या, हाँ वो तो 20 है, वो तो हमने पहले निकाली हुई है, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं।
उसके बाद आते हैं किसकी तरफ, जबरदस्त। फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे पहले हम रखते हैं टोटल कॉस्ट। क्या रखते हैं सबसे पहले, टोटल कॉस्ट। किसी भी एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट उठा लो, कितनी है टोटल कॉस्ट, 7 लाख, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आपकी टोटल कॉस्ट 7 लाख आ रही है उस वक्त आपकी एक्टिविटी कितनी है, 23,000, और हर आर के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20। तो ये आंसर कितना आएगा, 460,000। ऐसा ही है। अगर 7 लाख टोटल कॉस्ट है और 4,60,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, जबरदस्त, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ऐसा ही है ना। लेकिन आपने क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट पर आर, नहीं नहीं पर यूनिट नहीं, पर आर। हाँ भाई कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर आर, क्या ख्याल है, सही है ना, फिक्स कॉस्ट पर आर। अब एक काम करो, मुझे ये बताओ तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी, 240,000, ऐसा ही है। और तुम्हारे आर्स कितने, जी तुम्हारे आर्स कितने, 20, नहीं 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 ये नहीं, बजट आर्स। देखो ओएआर जो हमेशा निकलता है वो बजट आर्स के ऊपर निकलता है। बजट आर्स कितने, जबरदस्त। क्या मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 240,000 रखूंगा जिससे आपने आंसर 1 निकाला, नहीं, क्यों, जरा गौर करना। यहाँ पे जो ओवरहेड दिया हुआ है मंथली दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, जबरदस्त। तो जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो मंथली कैलकुलेट हुई है, ईयरली कैलकुलेट हुई है। और ये जो नीचे आर्स दिए हुए ये साल के, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12, इसका आंसर क्या आएगा, 20,000। मैं सुनता हूँ आपकी बात, 20,000। तो रेट पता है क्या आएगा, रेट आएगा 12। इसका आंसर क्या है, जी। हाँ असल में देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपके पास बेसिकली डेटा ईयरली के ऊपर डिपेंड होता है ना, जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, तो उसके दरमियान में जब आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना, तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो बेसिकली ईयरली बेसिस के ऊपर होती है, वो एक ईयर का फिक्स हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसके पहले महीने में 6,20,000 की कॉस्ट आ रही है और दूसरे महीने में 7 लाख की कॉस्ट आ रही है, पूरे साल की तो नहीं है, सही है। तो इसका मतलब है जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है और इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है तो मंथ बाय मंथ इंक्लूड हो रही है ना, तो जब मंथ बाय मंथ इंक्लूड हो रही है तो फिक्स कॉस्ट भी। आप क्लियर, चलिए काम करें अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, वो आसान है काफी, वो बिल्कुल सही आंसर है। और उससे आगे चल, तो जिसके बाद वाला आंसर है वो 96 तो बिल्कुल सही। ये आगे वाला 24 आ रहा है, चेक करूंगा, इससे आगे वाले का आंसर 24 नहीं, वो भी यही वाला क्वेश्चन, वो भी यही वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 6, बाकी जो 2 है वही 6 है, 25। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग कह रहे हैं अगला क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, ऐसा ही है। और अगले क्वेश्चन के अंदर बिग शेयर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एग्जीक्यूटिव लेदर शेयर बना रही, वो कंसिडर कर रही है एक नई डिजाइन की मसाजिंग चेयर, जो मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली लॉन्च करेंगे, सही है। दे हैव कैरीड आउट एन इन्वेस्टिगेशन इन द मार्केट एंड यूजिंग द टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम हैव टारगेटेड अ कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस ऑफ 120 फॉर द शेयर। यानी हमारी प्राइस कितनी होगी 120 और उसके ऊपर हमारा मार्जिन कितना है, मार्जिन है बेसिकली 20%। इसका मतलब है हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120 और हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है बेसिकली 20%। और 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, तकरीबन 80%। तो अगर मैं यहाँ पे 20% प्रॉफिट लगाता हूँ तो 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 24 का प्रॉफिट होगा। और अगर 24 का प्रॉफिट हुआ है तो प्राइस कितने की होगी, प्राइस होगी 96। ये वाली बात क्लियर, यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं, सही। इसका आंसर 96 ही आता है, किसी का कोई मसला नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ।
अगला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, इसके बाद वाला, इसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है लेदर कॉस्ट पर चेयर। निकालिए आप लोगों ने, कितनी आ रही बेटा। पूरे MA1 में, MA2 में, F2 में यही झगड़ा होता रहा कि वो 24 है या 25, क्योंकि बार बार हम ये भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं 20% लेके ऐड कर देते हैं। यहाँ पे नहीं भूलना बस, आप यहाँ पे आप लोगों ने नहीं भूलना, ये बात याद रखनी। आइए, लिखा हुआ है बिग चीज शेयर BCC मैन्युफैक्चर एंड सेल एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर, they are considering a new design of massaging chair to launch into the competitive market in which they operate. Leather cost कितनी है? $10 per meter and 2 meter are needed for a complete chair. Although कितने परसेंट? 20% of the all leather is wasted in the upholstery process. 20% क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करनी है लेदर की कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही, मैं बिल्कुल बेसिक से ही चीजें स्टार्ट करूंगा। हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पे लेदर की कॉस्ट की बात करता हूँ तो लेदर की कॉस्ट कैसे आएगी? लेदर की कॉस्ट के लिए, लेदर की कॉस्ट के लिए हम करेंगे क्या भाई? बिल्कुल ऐसा ही। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमें 2 मीटर चाहिए लेदर। एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर की कॉस्ट है बेसिकली 10। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेसिकली 20। ऐसा ही है। अब यार तो भाई पता है इसके अंदर 20% लॉस है, तो लॉस के बाद ये अमाउंट कितने परसेंट बच गई? 80%। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? डिवाइड किससे करूंगा? 80 से। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। तो आंसर क्या आएगा बेसिकली? 25। ये वाली बात क्लियर? यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं? सही। अगला क्वेश्चन, वो भी किया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे ख्याल से 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन रह गए शायद। सही। अगले वाले में है क्या? जबरदस्त यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों को याद है लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? अगर नहीं याद तो मैं हिंट दे देता हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला होता है टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट, पूरी की पूरी लाइफ की पहले कॉस्ट निकालो, उसे डिवाइड कर दो यूनिट से। तो यूनिट्स भी दिए मैं क्वेश्चन के अंदर। और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, 2014 के अंदर एग्जाम हो चुका है। यार असल में इसमें कॉन्सेप्चुअली पता है क्या चीज है? कॉन्सेप्चुअली बड़ी आसान सी बात है। देखो यार, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो टोटल कॉस्ट होती है, जैसे फिक्स कॉस्ट, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो पर यूनिट्स होती है। तो पर यूनिट कॉस्ट होती है, उसको अगर टोटलिटी में निकालना होगा तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें। इसका आंसर लिटरली मुझे नहीं पता।
मेरी याद नहीं, शायद 17.22 या इस तरह करके कुछ है। इसके ऑप्शन मौजूद थे लेकिन वो साइज इतना बेहतर नहीं आ रहा था। असल में आज ये भी थोड़ा मसला कर रहा है, अगली क्लास से फिर ऐसा थोड़ी होगा, आपने जर्नल पे काम करना होगा। सही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जर्नल से ही स्टार्ट करेंगे। आज मुझसे बात करो तो इसका वो बहुत हल्का आ रहा है। असल में इसके ऑप्शन थे नीचे, लेकिन फिर उसकी विजिबिलिटी उतनी बेहतर नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। 11.26 आपका क्या आ रहा है? ये अजीब सा तो नहीं, यही होगा 17.22, 12 पॉइंट समथिंग इस तरह कुछ आंसर है। कितना? शायद यही। तुम लोगों ने पहले साल की कॉस्ट निकाली? एक सेकेंड, 2000 को किससे मल्टीप्लाई किया? अच्छा, अलग अलग नहीं करूंगा मैं, इन दोनों को मिला देता हूँ, क्या ख्याल है? 2.3 और 0.5 कितने बने? ये हो गया 2.8 से मल्टीप्लाई, प्लस कर दी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? एक है 3, एक है 1500 और एक है 700, सब मिला के कितना बना? नहीं यार, 3 और 1500 4500, 4500 और 700 5200। अब जब तुमने इन सबको ऐड कर दिया तो ये कितना बन रहा है? 10,800। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। अगला वाला बताओ, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और 0.4 कितना बना? 2.2। प्लस कितना करेंगे? 3500, 1600 और 700, 16,800 टोटल बन रहा है। मुझे फिक्स कॉस्ट बताओ कि कितनी आ रही है? 5100 और 700, मेरे ख्याल से 5800। सही कह रहा हूँ ना? ये ये और ये मिला के 5800 ही बन रहा है ना? चेक कर लो। अच्छा, आखिर वाले में 7,000 यही बन रहा है। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और प्लस 4,000, 5,600 और 700, 6,300। कितनी कॉस्ट बन रही है? 17,500। अब इन सब कॉस्ट को मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। कितना बना? अच्छा, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो हर साल की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं फिर उसका एवरेज करते हैं। ऐसा नहीं करना। टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। टोटल कॉस्ट निकालो, यूनिट से डिवाइड कर दो। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 45,100 डिवाइड किससे करूंगा? किससे? टोटल यूनिट्स कितने हैं? 2, 5 और 7, मेरे ख्याल से 14। आंसर क्या आ रहा है? कितना? 3.22। तुम लोगों का इतना आगे कैसे चला गया था यार? नहीं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब होता है हमेशा सबको आपस में ऐड करो। देखो, मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया यू हैव टू में ना हो। सही है, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, थोड़ा बहुत डराना और थोड़ा बहुत ये कि भाई पुरानी वाली चीजों के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अब आगे दो थियोरेटिकल क्वेश्चन। लिखी हुई नहीं है, कितनी बतानी? एक मिस कर दिया तुमने। अब दो जरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक वेरिएंस का है। हाँ, और जैसे अगली क्लास है ना हमारे पास, तो या हमारा जो अगला चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट को एक दफा रिकॉल करेंगे। सही है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट को एक दफा रिकॉल करेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट को रिकॉल करने के बाद फिर हम हाइलो मेथड की तरफ मूव करेंगे। हमने करना अल्टीमेटली यही है। सही है, ताकि वो चीजें हमारे कंट्रोल में रहे।
जी बताइएगा अगला वाला क्वेश्चन। A business is spending rapidly and buying its material in a variety of countries in a variety of currencies. Multiple currencies के अंदर, जैसे different currency के अंदर हम उस material को purchase कर रहे हैं. It has an exclusive supply delivery contract whereby the same logistic expert makes all deliveries into its warehouse on a cost plus basis. वो कहते हैं जो भी हमारा खर्चा होगा ना, हम उसके ऊपर अपना प्रॉफिट लगा के फिर आपसे प्राइस क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे. इट पे ऑल डिलीवरी चार्जेस ऑन अ पर यूनिट बेसिस. सही है. Which are the following are valid explanation of an adverse material price variance. Material price variance क्या आ रहा है? Adverse. Measure to include delivery cost as part of the cost per kg delivered. यानी उसके अंदर वो भी शामिल है, जो डिलीवरी कॉस्ट भी शामिल है. क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट को असल में हम मटेरियल कॉस्ट के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं. एक और बात पुरानी सुना दूं. तुम्हें याद है तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा पहले कभी, पुरानी पुरानी बातें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. बेटा होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट, ये तीनों मिला के मटेरियल की कॉस्ट बनती है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर शामिल कर रहे हैं. वही वाली बात कह रहा है जो हम पहले देख के आए. अब वो पता है क्या कह रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ रहा है. ये बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स कब आता है? जब प्राइस हो ज्यादा, किसके मुकाबले में? बजट के मुकाबले में, या ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड के मुकाबले में. जब स्टैंडर्ड प्राइस हो कम और एक्चुअल प्राइस हो ज्यादा, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा? एडवर्स. अब तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जिनकी वजह से एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो सकती है बजट के मुकाबले में? पहला, एक्सचेंज रेट की मूवमेंट. जैसे हम परचेज कर रहे हैं किसके थ्रू? डॉलर के थ्रू. डॉलर मार्केट में हो गया महंगा, बिल्कुल ऐसे. हाँ. तो मुझे दिखाइएगा, अब उसके ऊपर एक दफा डिस्कशन कर ली. असल में यहाँ पे एक और छोटा सा मामला बताए क्या है. एक्सप्लेनेशन जब वो मांगता है ना इस लेवल के ऊपर, तो ये वाली बात मानने वाली है. तो उससे फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है. लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है कि वो इसकी वजह से एडवर्स हो सकता है. तो हमने ये मार्क कर दिया. आप जरा गौर करिएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कभी भी हो सकता है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से प्राइस क्या हो जाती है? कम. और मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा? फेवरेबल. अगला बताइए, इंक्रीज वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर द मटेरियल. बताओ जब डिमांड बढ़ती है तो होता क्या है? अच्छा, कहने को ये भी तो कह सकते हैं सर डिमांड बढ़ी, हो सकता है प्राइस ना बढ़े. लेकिन एक्सप्लेनेशन बन सकती है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई वही लिमिटेड होगी, तो प्राइस ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी. तो ये वाला पॉसिबल कॉज भी हो सकता है. एक्स्ट्रा सप्लाई. बेटा एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाती है? कम. अगला बताओ, ऑयल की प्राइसेस क्या हो गई? इंक्रीज. उसने क्या किया? जब डिलीवरी की कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज. वो हमसे ज्यादा चार्ज करेगा और हमारा मटेरियल हमें ज्यादा महंगा मिलेगा. आखिरी, इसका कोई टाल दो. अच्छा, इसका मतलब है इसकी वजह से फेवरेबल, इसकी वजह से फेवरेबल, और ये है नॉट एप्लीकेबल. क्या ख्याल? फेवरेबल, फेवरेबल और नॉट एप्लीकेबल. यहाँ तक कोई मसला? ये वाली बात 100% क्लियर है. आगे की तरफ मूव करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, प्राइस जब ज्यादा होगी तो ये एडवर्स होगा. कौन सी प्राइस? मटेरियल की प्राइस या सेलिंग प्राइस? अच्छा, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी? ये अच्छा है, ये क्या कहलाएगा? फेक. बातें देखो, अब आज ही सिर्फ 2 घंटे गुजारने के बाद हमें बातें याद आ रही है. तो इंशाल्लाह ये पुरानी बातें हम याद करते हुए आगे चलेंगे तो चीजें बड़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह. असल में यार तुमने अपने पुराने वाले कॉस्टिंग मॉडल पे वापस आना है, जिसके दरमियान में तुमने बहुत सारे पेपर दिए हैं. तो वो मॉडल पे वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह. कितना टाइम लगेगा ये भी बताया, तो अराउंड तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगेंगे. तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद चीजें बहुत हद तक सेटल हो जाएंगी. ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तुमने मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस.
कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? 30,000। मेरे ख्याल से 30,000 नहीं है। कितना है? 4,000। और किसी का कुछ फार्मूला सुना दो अगर तुम लोग सुनाना चाहो तो। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या था? सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला था एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बजटेड सेल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सीएम। सीएम मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम कितना है? लिखा हुआ नहीं है? मार्केट कितने परसेंट से कम हो गई? हाँ यार, ये थोड़ा सा सुन लो। आ, तुम लोग मुझे वैसे, अगर तुम लोग मुझे बताना चाहो कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट साइज कम होता चला जा रहा है? स्मार्टफोन्स का मार्केट साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब क्या है? मार्केट साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? यानी मार्केट में जितने पहले टोटल मिला के स्मार्टफोन सेल आउट होते थे, हर साल ईयरली बेसिस के ऊपर ईयर बाय ईयर वो क्या होते चले जा रहे? बढ़ते चले जा रहे। चलो एक तो ये हो गया। और किस चीज का मार्केट साइज बढ़ रहा है? बाइक्स का मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है। टोटल बाइक्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जा रही है। मार्केट साइज किसका कम होता चला जा रहा है? न्यूज़पेपर का मार्केट साइज बहुत तेजी से कम हो रहा है। पेपर का मार्केट साइज बहुत तेजी से कम हो रहा है। अलार्म क्लॉक का मार्केट साइज कम होते होते बेसिक लेवल पे आ गया। एक बात बताओ आपको, ये अभी बकरा ईद वाला सीजन गुजरा है ना? सही है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मोहल्ले के अंदर डिफरेंट स्टॉल लगते हैं जिनके ऊपर बेसिकली जानवरों का चारा वगैरह बिक रहा होता है। मैंने वो वाला वक्त देखा है। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अराउंड तकरीबन कोई 20 साल पुरानी बात। तो मैंने वो वक्त देखा है जब रमजान से पहले ना इसी तरह स्टॉल लगते थे। और पता है उसके ऊपर क्या सेल आउट होता था? अलार्म क्लॉक्स, है ना? वैसे तो हम लोग फजर में उठते नहीं है। हाँ वाकई में ऐसा ही है, स्मार्टफोन होते ही नहीं थे। सही है। और आम दिनों में अगर आप थोड़ा लेट भी उठ जाए तो उतना मसला नहीं होता। शहरी में अगर आप लेट उठ गए तो हो गया आपके काम। अच्छा, उस वक्त ये वाली बात मानने वाली है, 20 साल पहले सर्दी वाले रोजे हुआ करते थे। यानी मुझे याद है जब मैंने बचपन में पहला रोजा रखा था, ये तो खैर 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। तो सर्दियों में रोजे आए। यानी मैंने जब पहला रोजा रखा था तो वो स्टार्ट हुआ था सुबह 6:30 बजे और वो खत्म हो गया था 5:30 बजे। मतलब उस वक्त बड़े छोटे रोजे होते थे। तो 6-6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे आराम से रोजे रखते हैं। अब तो आपको पता है बहुत लंबा रोजा होता है। तो उस वक्त पे अलार्म क्लॉक सील आउट हुआ करती थी इसी तरह। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़े, हुआ क्या? पहले उन्होंने खाया अलार्म क्लॉक्स के साइज को। लोगों ने छोटे वाले मोबाइल फोन यूज करने शुरू कर दिए। सही है। और उसके ऊपर भी जो पुराने वाले कीपैड वाले फोन हुआ करते थे उसके अंदर भी अलार्म हुआ करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने खाया वॉचेस को। इसका मार्केट साइज भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला गया? कम होता चला गया। तो जिसका मार्केट साइज कम हो रहा है मतलब मार्केट उसके नीचे आती जा रही है। इसका भी मार्केट साइज कितने से कम हुआ है? 10% से। तो हमारी सेल भी कितने से कम हुई होगी? 10%। तो हमारी सेल पहले कितनी थी? बजट कितना है? मार्केट इंक्रीज हुई है 10, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है 10% से। सही है। इसका मतलब है बजट सेल्स यूनिट्स कितने हैं? 12,000। तो एक्चुअल कितने होंगे? जबरदस्त। बजट कितने? 12,000। और एक्चुअल कितने? 13,200। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऐसे। 4,200 नहीं आएगा, कितना आएगा? 6,000। अच्छा ये बताओ, ये फेवरेबल है या एडवर्स है? ये क्या है? ये फेवरेबल है या एडवर्स है? क्यों फेवरेबल है ये?
हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्चुअल में यूनिट ज्यादा सेल आउट होने की बजाय एक्चुअल मटेरियल ज्यादा यूज होता, फिर ये क्या होता, फेवरेबल या एडवर्स? वेरी ऐसे ही, ऐसे ही। ये जो दी हुई है ना, रिड्यूस करने वाली, ये पता है क्यों दी हुई है? ये इसलिए दी हुई है ताकि आप प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते। कैप्लान ने इसके ऊपर 6 क्वेश्चन बनाए, कैप्लान में इसके ऊपर 6 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर एक नई चीज भी है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज नजर आ रही है, मैंने 100% इग्नोर कर दिया। ये ऊपर एक चीज देखो, ये क्या है? क्या मैंने मार्केट शेयर के बारे में बात की? नहीं की ना। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मार्केट शेयर और मार्केट साइज के ऊपर बात करूंगा। मार्केट शेयर पता है क्या होता है? मार्केट शेयर का मतलब होता है टोटल मार्केट एज। सपोज करो 1,000 कस्टमर, 1,000 एसीसी के स्टूडेंट्स हैं। यार जरा गौर करना, मुझे इस बात का आंसर देना, क्योंकि फिर मैं उसके बाद एंडिंग की तरफ जाऊंगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी होगी। एक बात बताओ, अगर एसीसी के टोटल 1,000 स्टूडेंट्स कराची के अंदर है और हमारे पास 800 स्टूडेंट्स है, जरा गौर करना, एसीसी के टोटल मार्क कराची में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1,000, हमारे पास कितने? 800। तो हमारे पास मार्केट शेयर कितने परसेंट है? जबरदस्त। एसीसी के स्टूडेंट हो जाते हैं बेसिकली कितने मार्केट के अंदर? 2,000 अगले साल, और हमारे पास है 1,500। तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है या बुरी है? बेहतर है। कैसे बेहतर है? क्योंकि पहले कितने थे? 800। अब कितने? 1,500। इसलिए बेहतर है। तुम्हारे चेहरे से मुझे नजर आ रहा है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। एक सेकेंड, ये बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा गौर करो, पहले मार्केट थी 1,000 की, मेरे पास थे 800, तो मेरा मार्केट शेयर था 80%। मार्केट चली गई 2,000 पे, मेरे पास है 1,500, मेरा मार्केट शेयर आ गया 75%। मैनेजर आपको कहेंगे सर मैं आया, बरकत हो गई, 800 से मैं लिया के आ गया कस्टमर को कितने पे? 1,500। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मार्केट साइज मार्केट शेयर वेरिएंस देखेंगे, तो ये मैनेजर की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि बुरी परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि जब 1,000 के ऊपर मेरा शेयर कितना था? 800। तो 2,000 के ऊपर मेरा शेयर कितना होना चाहिए? मेरा मार्केट शेयर नीचे आया है, ऊपर नहीं गया। चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद उतनी अच्छी है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे भी जरा गौर से सुनो, उसने जस्ट मेंटेन किया अपने मार्केट शेयर को। मार्केट शेयर को मेंटेन करना अच्छा नहीं होता? अच्छा होता है, मतलब बुरा नहीं होता कम से कम। लेकिन मार्केट शेयर अगर नीचे आ जाए वो बहुत बुरा होता है। सही है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है आप लोगों के सामने, मैंने चीजें आप लोगों के सामने रख दी। सही है, आप लोगों ने उसे देखा, आइडिया हुआ आप लोगों को थोड़ा बहुत कि भाई असल में मामला वही है तो आप लोग पहले देख के आ चुके हैं। बस चीजें आप लोग इसलिए भूले क्योंकि पहले आपने F2 का पेपर दिया, अब आप F5 का पेपर काफी लेट दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा, सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि 2 काम रिकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, तो जरा गौर करिएगा, क्योंकि मैं यही पे बता दूं आप लोगों को ज्यादा बेहतर है। सही है, ताकि किसी स्टूडेंट ने उससे हेल्प लेनी हो तो वो ले ले। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात ये कि तुम्हारे पास अगर कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर का पुराना कुछ मटीरियल पड़ा हो, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर का चैप्टर F2 वाला एक दफा रिकॉल कर लो। कब तक? ट्यूसडे तक। ट्यूसडे को अगली क्लास है ना, ट्यूसडे तक वो रिकॉल कर लो। और अगर नहीं मौजूद है, कहीं इधर उधर घूम गया, तो नंबर मैंने पहले भी शेयर किया था, दोबारा अपने पास नोट डाउन कर लो, मुझे मैसेज कर देना। अगर तुम्हारे पास मटेरियल नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से इसकी रिकॉर्डिंग का कोई लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। सही है, या बेसिकली कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सही, तो इसको जो है वो आप लोगों ने एक दफा देखना है। नंबर बहुत कुछ स्टूडेंट्स के पास है, कुछ नोट डाउन कर ले। सही है, ताकि अगर कोई भी अगर चीजें मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, अगर चीजें नहीं मिले, अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को किसकी जरूरत है। अगर आपको लगता है नहीं यार अब इसकी कोई रिकॉर्डिंग देख ले तो हमारे लिए अच्छा है, रिकॉर्डिंग देख लो, मुझे मैसेज कर देना, प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर तुम्हें ये लगता है नहीं सर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हैंडआउट ही मिल जाए तो हम उसको गो थ्रू कर ले,
तो मुझे बता देना, मैं हैंड आउट दे दूंगा, इससे इसको गो थ्रू कर लेना, लेकिन इसको गो थ्रू कर लेना। अगली आने वाली क्लास का टास्क क्या है? अगली आने वाली क्लास में 15 से 15 मिनट हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग को, पूरा नहीं देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है तुम्हें पता है, आज बात भी हुई है सारी की सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, उसके अंदर फिक्स ओवरहेड भी ऐड होता है। फिर ओए फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की भी मेथड है, तुम्हें याद होगा, अगली क्लास में बात करेंगे 3 मेथड से। वैसे तो 6 थे लेकिन 3 बेसिक है, अगर ये भी हल्का फुल्का देखना हो तो देख लेना, लेकिन ये मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा, इसके लिए मुझे पुराना, यार असल में मैं क्या रिवाइज नहीं करवाने वाला, एक जगह पे आ गई वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे ये पूछो सर वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, तो मुझे वो बुरा लगेगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है। सही है, ऐसे ही है जैसे F7 में बैठ के कोई बच्चा पूछता है सर एसेट क्या होते हैं, सही है, वो आपको अजीब सा लगता है ये वाला सीन। कोई रीवैल्यूएशन के बारे में पूछेगा ना, तो शायद किसी ट्यूटर को बुरा ना लगे, तो रीवैल्यूएशन के बारे में पूछ रहे हो मतलब OAR के बारे में पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो मतलब ये पूछ रहे हो कि एसेट क्या होता है, सही है। अच्छा, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की 3 बेसिस, फिर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। लेकिन भाई एक बात याद रखना, दोबारा से इस बात के ऊपर आ रहा हूँ कि बेटा असाइनमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्लासेस के दरमियान में गैप इसीलिए, एक दिन एरिया देखो, उसी दिन उसका असाइनमेंट कंप्लीट करो, अगले दिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। शुरू में काम कम है, मेंटेन करके रखो। तुम्हें पता है ना, शुरू में मैं पहली क्लास लूंगा, 2 घंटे का असाइनमेंट दे दिया तो मैं क्या करता रहूंगा, बाकी में शुरू में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद या जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी, ऑटोमेटिकली बर्डन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर पुराने वाले एरियाज को भी रिवाइज करना है, तो शुरू से छोड़ो मत, साथ साथ लेके चलो। और शुरू से एक बात दोबारा दिमाग में बैठा लो, तीनों चीजें करनी है, कैप्लान की किट, ईपीपी की किट और स्टडी हब की क्वेश्चन। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा तो तीनों करने, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं, तो हमें साथ साथ लेके चलना, सही है, ताकि चीजें जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हमने ब्रेक नहीं ली, इसलिए 12-13 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं। दूसरा यार थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना, सही है, आज मैंने क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट की है, तुम्हारी क्लास मेरी दूसरी क्लास है, तो 5-10 मिनट के गैप के साथ मैं स्टार्ट, क्योंकि मैं सुबह आया रहूंगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पहली क्लास लूंगा, फिर 2 से 5 तुम लोगों की क्लास होगी, तो कोशिश करो 5-10 मिनट का गैप हो, लेकिन पहुंच जाओ। अगली क्लास में इंशाल्लाह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करो, हैंड आउट इंशाल्लाह अगली क्लास में। कौन सा वाला, क्या चीज? हाँ, असल में यहाँ पे सीएम पता है कौन सा आता है, कौन सा वाला सीएम आता है यहाँ पे? हाँ, और ये जो आप मुझे बता रही है ये एक्चुअल वाला स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिया, क्योंकि अगर मैं उसमें 1.5 ले लूँ ना, 1.5 का गैप भी ले लूँ, यानी 3.5 ले लूँ, तो मैंने असल में वॉल्यूम के अंदर प्राइस को भी इंकॉर्पोरेट कर दिया, जबकि वॉल्यूम में सिर्फ बात किसकी होगी, वॉल्यूम की, और प्राइस में सिर्फ किसकी बात होगी, प्राइस की। ये वाला सही, सही। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। बाकी नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो अगर आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा, वही मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह